अस्सलामुअलैकुम जी, सुबह बखैर, हैप्पी मंडे। यू आर वाचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक विद मी और मुझे कहते हैं सुहाब अफजल। मेरे साथ हमेशा की तरह हैप्पी मंडे फेस के साथ मौजूद हैं रिस्पेक्टेड अब्दुल रऊफ साहब। सर कैसे हैं आप? और उम्मीद है आप लोगों का वीकेंड बहुत ही अच्छा गुजरा होगा, बहुत सोहा की तरह आपने एनर्जेटिक। सोहा तो शायद इस्लामाबाद गई थी। सर मैं इस्लामाबाद जाना था लेकिन मैं नहीं गई और इस्लामाबाद जाना नहीं हुआ, लेकिन अ ब्रांड न्यू डे, अ ब्रांड न्यू वीक और मेरे पास एक अच्छी खबर है आपको देने के लिए। हाँ। बल्कि हमें तो पता है सर न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान आ रही है, बड़ा एक कंट्रोवर्शियल सा इशू था, तो मैं बड़ी एक्साइटेड थी कि आई थिंक कोई 2 टेस्ट मैचेस होंगे, 8 वनडे होंगे और इसके अलावा T20 मैचेस भी होंगे 5। इंतजार पाकिस्तान की टीम न्यूजीलैंड गई हुई है। यस, इसीलिए बड़ा शानदार मैच पाकिस्तान ने जीता न्यूजीलैंड के खिलाफ, बहुत ही अच्छा खेला है और अच्छे हो गए सर। से बॉलिंग बहुत शानदार यस, उनको रिस्ट्रिक्ट किया, ज़्यादा रन नहीं करने दिए और फिर बड़ी कॉन्फिडेंटली उन्होंने रन चेस कर लिया। और जनाब परसों की बात है ये। यस, ओवर द वीकेंड मैच। मैंने जैसे कहा, ये जो इस वक्त मैचेस हो रहे हैं, ट्राई सीरीज हो रही है न्यूजीलैंड में, जिसमें बांग्लादेश, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान की टीम पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यस सर। और पाकिस्तान ने पहले मैच में बांग्लादेश को हराया था, दूसरे मैच में न्यूजीलैंड को हराया। ये एक तैयारी है बुनियादी तौर पे वर्ल्ड कप से पहले जो आखिरी मैचेस पाकिस्तान को मिले हुए। तो बाबर आजम चल पड़े फाइनली न्यूजीलैंड के खिलाफ। रिजवान जल्दी आउट हो गए थे 4 रन्स पे ही, लेकिन बाबर आजम ने संभाला और दूसरे एंड पे भी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि बाबर अकेला ही काफ़ी मतलब डटा हुआ था, तो अच्छा खेले। और हमारे साथ है सर, हरमीत को तो इस्लामाबाद से ले लिया हमने, तो शुरू कर दी अपनी बातें, लेकिन हरमीत आप हमें याद है, आप हमें बिल्कुल याद है। अब्दुल रऊफ साहब हमेशा कहते हैं वो बड़े एक्साइटेड होते हैं, क्यूरियस होते हैं देखने के लिए कि आपने क्या पहना हुआ है। सो गुड मॉर्निंग फ्रॉम लाहौर, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। मैंने भी सोचा, खामोशी इसलिए इख्तियार की कि मैंने कहा दोनों बड़े एक्साइटेड लग रहे हैं और जाहिर बात है आपने सुबह सुबह ऐसी ज़बरदस्त किस्म की खुशखबरी जो आवाम को और हम सबको सुनाई कि भैया जिनकी सिक्योरिटी का मामला था और जो कहते हैं हमारी सिक्योरिटी क्लियर नहीं है, तो अब सिक्योरिटी क्लियर हो गई है और ये बड़ी बात है कि वो आने पर मुतमईन है और राज़ी हैं और आना चाह रहे हैं। और हम देख रहे हैं इंग्लैंड के बाद अब तमाम तरह टीमें जो है वो रुख भी करेंगी और हमारे यहाँ पे हम भी उस खेल को एंजॉय करेंगे। लेकिन जिस तरह पाकिस्तान की परफॉर्मेंस अब है, हम देख रहे हैं बांग्लादेश के ख़िलाफ़, फिर न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़, तो बहुत अच्छी क्रिकेट जो है वो हमें देखने को मिल रही है और कमाल की कल भी ज़बरदस्त हुआ, तो भाई अच्छा है, उसको भी एंजॉय करो। साथ साथ ये भी बड़ी खबर है कि भाई वो आएंगे पाकिस्तान तो जम के खेलेंगे सही तरीके से। जैसे ये लाइन जो है ना वो जस्टिफाइड हो गई है कि क्रिकेट के स्टेडियम्स जो हैं वो भरे हुए हैं और शायकीन क्रिकेट बहुत एक्साइटेड है। आपको याद होगा, बल्कि आपसे बहुत सारे लोग मुतालबा करते होंगे कि हमें मैचेस की टिकट्स दे दें। सर आपसे भी करते होंगे, सर मुझसे भी करते हैं, जैसे हम पीसीबी के नुमाइंदे लगा दिए गए हैं। तो अब जब पाकिस्तान में मैच होंगे तब की बात है। पिछले मैचेस में भी बड़ी कोशिश, बात तुम्हारी सही है कि मतलब पिछले मैचेस जो हुए जब इंग्लैंड यहाँ पे था, बहुत लोग फ़ोन करते थे। तो अब देखो वर्ल्ड कप में पाकिस्तान कैसा परफॉर्म करता है। हम जैसे बात कर रहे हैं कि वर्ल्ड कप से पहले ये तैयारी के मराहल में हैं और नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी ये अवेलेबल होंगे वर्ल्ड कप के लिए। नसीम शाह को वायरल इन्फेक्शन थी, वो ठीक हो गई है। मोहम्मद हसनैन को भी वायरल इन्फेक्शन हुई है, खबरें ये हैं, वो भी उम्मीद है कि जल्द ठीक हो जाएगा और टीम में अवेलेबल होगा टीम के लिए। लेकिन पिछले मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ मोहम्मद वसीम और दहानी दोनों ने अच्छी गेंदें की। हारिस रऊफ तो अच्छी गेंदें कर ही रहे हैं, वो हरमीत से पूछते हैं, हरमीत को ज़्यादा पता होगा। सरदार तनवीर इलियास का प्लाजा, जिसके बारे में FIR जो दर्ज करवाई गई है वो ये है कि किसी ने जानबूझ के आग लगाई। अब ये इंतज़ामिया के खिलाफ FIR है या किसके खिलाफ है, इसकी तहकीकात जारी हैं। जी हरमीत। जी बिल्कुल रऊफ साहब, कल ये वाक़या हुआ और वैसे बहुत अफसोसनाक था और शुक्र ये कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। लेकिन जो हमने देखा जिस तरह आप कोशिश फिर के गई रेस्क्यू के हवाले से, हमने देखा कि हेलीकॉप्टर जो है उन्होंने भी काफ़ी कोशिश की उस आग को पर काबू पाने के लिए और तवील टाइम, जब मैं समझा कि तकरीबन टाइम बहुत ज़्यादा लगा था। पहले तो ये आग जब उठी थी इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन अचानक, और ये ख़ासकर वो है एरिया है जहाँ पे लोग रिहाइश लोगों की है, लोगों के फ्लैट्स हैं, लोग रहते हैं वहाँ पे। तो अब तो जो आपने फरमाया कि भाई जो FIR है उसमें ज़ाहिर बात उसमें DC साहब और IG के हवाले से जो उसके ख़िलाफ़ और इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ उन्होंने FIR दर्ज कराई और उन्हें इल्ज़ाम जो है उन पर ही लगाया कि वो ही मुलविस हैं। लेकिन इसकी जो तहकीकात है उसका भी मुतालबा किया है और मेरे ख्याल में शहबाज शरीफ साहब, वज़ीर आज़म साहब जो हमारे हैं और वज़ीर दाखिला साहब जो हैं
उन्होंने भी इस मामले पर जो है बड़ी सख्ती की है। तो अभी तहकीकात तो चलेंगी, लेकिन कल ये वाक़या और बहुत सारे लोग उस वक्त, क्योंकि सेंटोरस मॉल इस्लामाबाद का वाहिद मॉल है जहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होती है और बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो मुख्तलिफ़ शहरों से आते हैं, मुख्तलिफ़ इलाक़ों से, और इस्लामाबाद के ख़ुद के जो लोग हैं वो भी वहाँ पे जाके अक्सर या शॉपिंग के लिए जाते हैं या विंडो शॉपिंग, लेकिन उमूमन हम बहुत ज़्यादा रश वहाँ पे देखते हैं। और कल जिस तरह वीडियोज़ में सामने आई सारी चीज़ें, और जिस तरह हमने वीडियोज़ देखी, और जिस तरह लोग भागे जा रहे थे, दौड़े लगा रहे थे अपने आप को बचाने के लिए, अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को, तो एक ऐसा जो 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 वीडियोज़ में हम देख रहे थे तो बहुत ज़्यादा हल्ला गुला था। लेकिन यह है कि जान जो है लोगों की कोई ऐसा नुकसान जानी हुआ नहीं, लेकिन वैसे अगर देखा जाए तो प्लाजा को काफ़ी नुकसान हुआ है और तहकीकात का जो सिलसिला है वो चल रहा है। ऊपर से एक तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा क्राउडेड एक मॉल होता है, इस्लामाबाद का सबसे बड़ा मॉल है, लेकिन ऊपर से वीकेंड था। इनिशियली ये कहा जा रहा है कि सर फूड कोर्ट में एक रेस्टोरेंट में ये आग लगी जो कि बाकायदा भड़क उठी, और करीब करीब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ज़्यादातर लोगों के फ्लैट से जो उन्होंने ख़रीदे हुए थे, रिहायशी जो एक पूरा फ्लोर था उसके करीब करीब ये आग लगी है। तो काफ़ी मुश्किल से लोगों ने अखराज किया और कुछ जानी नुकसान नहीं हुआ। अब लोगों को परेशानी खासी होगी, चूँकि स्टोर्स भी जो हैं, फ्लैट्स भी जो हैं, चूँकि मॉल को सील कर दिया गया और लोगों को परेशानी होगी, ज़ाहिर है, जो वहाँ पे रहते हैं, जिनकी दुकानें वगैरह, उस हवाले से जब तक कि पूरी सिक्योरिटी क्लियरेंस ना हो जाए, इस हवाले से कि कोई स्ट्रक्चर को नुकसान तो नहीं पहुँचा, और इस हवाले से भी कि आग कैसे लगी, ये दोनों चीज़ें बड़ी अहमियत की हामिल हैं। इसमें चूँकि जो सरदार तनवीर इलियास हैं उनका ताल्लुक़ PTI से है, वो वज़ीर आला हैं, सॉरी आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म हैं, आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म है वो, और उनके हवाले से ये है कि पॉलिटिकल भी मामला ना हो जाए कहीं, बस तो इसीलिए FIR दर्ज कराइए। लेकिन इन्वेस्टिगेशन ऑब्वियसली होनी चाहिए और ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि इसके बाद पता चल सके कि आग भड़कने की असल वजह क्या थी। मेरे ख्याल में चलते हैं हम अपने जी आज के रन डाउन की तरफ चलते हैं, देखते हैं आज हमने क्या क्या करना है। We have so many things to discuss और आपसे शेयर करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। वीकेंड पे काफ़ी चीज़ें हमने इकट्ठी की हैं। टॉप स्टोरीज में डिस्कस कर लेते हैं कि नवाज शरीफ साहब ने भी सर कह दिया एब्सोल्युटली नॉट। उन्होंने कहा कि सिर्फ मुझसे इंतकाम लेने के लिए, बदला लेने के लिए पूरे पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया है। और हमने ओवर द वीकेंड ये भी देखा कि मरियम नवाज चूँकि लंदन में मौजूद है तो काफ़ी हैपनिंग्स वहाँ पर भी हुई, मीडिया से गुफ्तगू भी हुई। इसको डिटेल में आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा सर आज एक मंडे मूवी ट्रेलर भी है जो कि हमने व्यूअर्स से शेयर करेंगे और उसमें थोड़ा सा तबसरा भी करेंगे और आपको बताएंगे कि ये ट्रेलर के बाद मूवी कब रिलीज़ हो रही है और कब जाकर आप सिनेमा घरों में देख सकते हैं। इसके अलावा आज कल आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं, सबसे अहम इवेंट आपकी ज़िंदगी में होता है सब बर्थडे का। पहले बच्चों की मनाई जाती थी, अब बड़ों की भी मनाई जाती है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है किसी भी इवेंट पे केक। और आजकल कस्टमाइज्ड केक बहुत ज़्यादा इन है मार्केट में और शेफ़ और बेकिंग एक्सपर्ट्स जो हैं वो किस तरह से ट्रेंड्स चेंज करके उनको फॉलो कर रहे हैं और मार्केट में कौन कौन से नए ट्रेंड्स हैं, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आज के प्रोग्राम में। इसके अलावा सर आज दुनिया भर में बड़ा अहम दिन है, मेंटल हेल्थ का आलमी दिन, पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। इस पर डिटेल एक सेगमेंट करेंगे। पाकिस्तान में मेंटल हेल्थ के बारे में ना इतनी अवेयरनेस थी, ना इतनी बात की जाती थी। पूरी दुनिया में इस पर बहुत काम किया गया है पिछले कई सालों में, लेकिन अब बाकायदा तौर पर पाकिस्तान में भी इसकी बहुत सारी ट्रेनिंग, वर्कशॉप, सेमिनार्स और हम देख रहे हैं कि एक्टिविटीज़ हो रही हैं। इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा सर एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है, पोलियो वर्कर से कंपनी की मालिक बनने वाली। बहुत इंस्पायरिंग है, बहुत इंस्पिरेशनल स्टोरी है, बहुत ज़बरदस्त किस्म की। तो बस ये आपसे शेयर करेंगे और आपकी मुलाकात भी कराएंगे। चले सर चलते हैं अपने डेली डोज की तरफ। डेली डोज की पहली खबर माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सी है, चूँकि 12 रबीउल अव्वल का महीना है और आप ये मतलब बहुत सारी स्टोरीज़ देख रहे हैं जो कि जिनका टारगेट ये था कि 12 रबीउल अव्वल में इस तरह की चीज़ें कंप्लीट करनी है। सर भारत से इनका ताल्लुक है, छोटी सी उत्तर प्रदेश से 17 साल की छोटी सी बच्ची है। उसने हाथ से कुरान पाक लिख कर उसे मुकम्मल कर लिया। हरमीत मुरादाबाद से ताल्लुक़ है इसका। मुरादाबाद हमारे बहुत से दोस्तों का पुराना शहर है। शकील आज़ादारा का ताल्लुक़ मुरादाबाद से है जहाँ तक मुझे याद है। तो मुरादाबाद से ताल्लुक़ है। ये कि इमाम बशीर की बेटी है और इसको 12-12 घंटे 13-13 घंटे तहज्जुद गुज़ार है, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ती है, बहुत ही इबादत गुज़ार किस्म की बच्ची है। और इसने 3 बरस पहले कुरान पाक अपने हाथ से लिखने का बेड़ा उठाया था और उस वक्त ये लिख रही है और अब 3 बरस की मुद्दत में इसने कंप्लीट कर लिया। तो दूर दूर से वो कहते हैं कि जनाब इसके घर वाले, रिश्तेदार, तमाम लोग इसको मुबारकबाद दे रहे हैं। तो एक ऐसे वक्त में जबकि हिंदुस्तान में एक
ऐसी फ़ज़ा कायम हुई है जो बहुत ही बदअमनी मुसलमानों के हवाले से देखा जाए तो उनके घर मस्मार हो रहे हैं, ज़रा सा शक किसी के ऊपर होता है उसका घर बुलडोज कर दिया जाता है। तो मैं भी पढ़ रहा था कि ये बच्ची और उसका घर बार महफूज रहे, क्योंकि खबरें बहुत बुरी हैं मतलब मुसलमानों के हवाले से। खबरें मतलब ऑन एंड ऑफ हम भी एक दूसरे से शेयर करते रहते हैं। तो वहाँ पर मौजूद एक मस्जिद भी जिसकी खबर आपने शेयर की थी कि बिला वजह इंतहा पसंद हिंदू जो है मसाजिद में घुस जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं और इस तरह से मुसलमानों को काफ़ी निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन अल्लाह महफूज रखे, अल्लाह अपने हिफाजत में रखे। सर उनके उस्ताद हैं मौलाना सदाकत अली, उन्होंने काफ़ी मदद की है, चूँकि बच्ची 17 साल की है, छोटी सी है, तो एक कुरान पाक लिखने में, और वो बताते हैं कि शुरू में इसको बहुत ज़्यादा शौक था कुरान पाक अपने हाथों से लिखने का, तो बाकायदा इस आदत जो है उन्हें नसीब हुई है और वो कुरान पाक मुकम्मल कर चुकी हैं, जो कि बड़ी ज़बरदस्त सी बात है। चलिए सर जी आगे चलते हैं, और बड़ी इंटरेस्टिंग भी है, अजीब व गरीब खबर भी है। तोहफे में देना था तो ट्रैक्टर ही देना था, ये तो मुझे समझ ही नहीं आया। ट्रैक्टर जो है वो उसके बारे में भी है। रूसी सदर को 70वीं सालगिरह पर ट्रैक्टर का तोहफा, ये बेलारूस के सदर जो हैं उन्होंने रूसी सदर को, बेलारूस रूस का इत्तेहादी है और वहाँ से उन्होंने 17वीं सालगिरह पे उनको ट्रैक्टर का तोहफा दिया है। और ट्रैक्टर उन्होंने कहा ये वही है जो उनको तोहफा दिया गया है, जो वो खुद अपने बैक यार्ड में लॉन में इस्तेमाल करते हैं। मतलब इस्तेमाल की चीज़ दी है, कहा है ना तोहफा वो देना चाहिए जो अगले बंदे के इस्तेमाल में भी आए। हाँ। अब रोज़ाना इस्तेमाल करेंगे और वही खुश रहेंगे, मुझे तोहफे में मिला, ख़रीदना नहीं पड़ा। लेकिन बैक यार्ड में ऑब्वियसली उन्होंने बहुत सारी गार्डनिंग की होगी, बहुत सारा मतलब उसका उनका कुछ शौक होगा, उस शौक के मद्देनजर रखते हुए तोहफा मिला होगा। अब प्यूटन पता नहीं खुद इस्तेमाल करेंगे, उसको किसी से करवाएंगे। सर्टिफिकेट उनको एक फ़िलहाल दिया गया और कहा है कि यही मॉडल जो है ये प्यूटन को मिलेगा। एक ऐसे वक्त में जब प्यूटन ख़बरों में है लेकिन एक यूक्रेन पे हमले की वजह से बुरी ख़बरों में है। एक पॉजिटिव ख़बर उनके हवाले से बेलारूस से मतलब आई है, रूस से आई है। अगले महीने मेरा ख़्याल है कि या इसी महीने के एंड में अक़वाम मुत्तहिदा में रूस के ख़िलाफ़ एक करारदाद पेश होनी है जिसमें उसको कंडेम किया जाएगा यूक्रेन पे हमले की वजह से, और उस हवाले से पाकिस्तान को बहुत प्रेशराइज़ किया जा रहा है। अब पाकिस्तान बहुत अजीबोगरीब पोजीशन में है कि एक तरफ तो रूस ने पाकिस्तान को गैस पाइपलाइन बिछाने और फिर जो स्टील मिल है उसमें मदद के लिए वादा किया है, तो पाकिस्तान को काफ़ी और भी चीज़ें सहूलियात जो है वो रूस की तरफ से मिल रही हैं। पाकिस्तान पिछली बार जब वोटिंग हुई थी तो न्यूट्रल रहा था, वो बल्कि एब्सेंट हो गया था। और राहुल साहब आपने देखा होगा कि वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो साहब जो है उनसे एक इंटरनेशनल बिन-अक़वामी कोई चैनल था जिसने सवाल किया कि भाई आपका क्या मौक़िफ़ होगा, तो उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त किस्म का जवाब दिया था। हालांकि सोशल मीडिया पे या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे उसी तरह हाईलाइट नहीं हुआ, होना तो चाहिए था, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी सोशल मीडिया टीम बड़ी कमज़ोर है जो पीटीआई की बड़ी ज़बरदस्त है। तो उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त जवाब दिया कि जो मौक़िफ़ दुनिया का कश्मीर के हवाले से, तो हमारा भी वही मौक़िफ़ यूक्रेन और इस तनाज़े पर है। ये बहुत अच्छा जवाब था। आपकी बात दुरुस्त है कि रूस से जो मुआहदे हुए हैं, जो मामलात होने वाले हैं, कई जगहों पे हमें बड़ी ज़्यादा जो है रिलैक्सेशन मिल सकती है। तो अब दुनिया दबाव तो बढ़ाएगी और कोशिश होगी कहीं ना कहीं पाकिस्तान पर दबाव प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। जी सर, इस खबर के हवाले से वेरीफाई अभी तक उन्होंने नहीं किया कि गिफ्ट मुझे मौसूल हुआ है या नहीं हुआ, या मुझे मिला या नहीं मिला। ये खबर बड़ी इंटरेस्टिंग सी है। तोहफा वही देना चाहिए जनाब जो आपके इस्तेमाल में आए। अच्छा सर, अगला एक आलमी रिकॉर्ड है जो कि आपसे शेयर करना है। सर, एक हाथ पर खड़े होकर आलमी रिकॉर्ड बना लिया है इस शख्स ने। अच्छा, जो कि पहले 2 हाथों पर खड़े हुए थे और इससे पहले गालिबन 2021 में एक ऐसा ही रिकॉर्ड था जो इन्होंने तोड़ा है। आई थिंक वो था कोई सर 59 पॉइंट कुछ सेकंड्स का, और इनका रिकॉर्ड जो है वो सर 71 पॉइंट कुछ सेकंड्स का है, 71.82 सेकंड्स का है। जो कि सर पाँव में इनके चोट लगी, पाँव में कोई इंजरी हुई और वो सही से उस तरह से चल नहीं पा रहे थे, तो उन्होंने कहा चलो जी कोई बात नहीं, पाँव नहीं तो हाथ पे चल लेते हैं। तो हाथ पे खड़े होकर ये आलमी रिकॉर्ड बनाया उन्होंने, और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सर इनका नाम भी आ गया है। और 2 रिकॉर्ड है, एक भी नहीं है, 2 रिकॉर्ड है। एक तो एक हाथ पे खड़े साकित होने का, और दूसरा घूमते हुए प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़े होके एक हाथ के ऊपर बनाने का। दूसरा भी जो है वो भी तकरीबन 25 इशारिया कुछ सेकंड है, जब घूमते हुए प्लेटफॉर्म के ऊपर गोल दायरे में वो जो घूम रहा होता है उसके ऊपर स्टेबल अपने आप को करके एक हाथ के ऊपर खड़ा होना। ये जिमनास्ट है, जिमनास्टिक से इनका ताल्लुक़ है और काफ़ी अरसे से ये प्रैक्टिस है। बहुत काबिल असातिज़ा के ज़ेर निगरानी ये रहे हैं, ज़ेर तरबियत रहे हैं, तो बड़ा कमाल है भाई। मतलब हम तो
2 सेकंड नहीं खड़े हो सकते 2 हाथों में। 2 सेकंड खड़े होना कैसे, हमें तो ये नहीं पता। 2 सेकंड तो बात की बात है, और ऊपर से जो आप बात कर रहे हैं रखना बड़ा मुश्किल काम है रूसा, फिर एक हाथ पे। अच्छा, एक तो आप एक हाथ पे खड़े हैं, तो सर ने कहा कि वो जो साकिन खड़े हुए वो चले वो तो ठीक है, लेकिन जो शेकिंग सरफेस है या मूविंग सरफेस है उस पर भी खड़े रहना, ये भी एक टारगेट है, ये भी एक अचीव किया इन्होंने, तो अच्छी बात है। इस तरह के रिकॉर्ड बनाने चाहिए, और इस तरह की रिकॉर्ड की खबरें इन मुल्कों से ही हम दे सकते हैं। हरमीत, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की कोई खबर इस नौयत की कभी हम दें पाकिस्तान से भी, तो ये आप ज़रा सुबह सुबह उठें और इस तरह से अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर करेंगे तो ही इस तरह का रिकॉर्ड बना सकेंगे, क्योंकि सर इनकी भी एज को ज़्यादा ही है, बहुत कम एज नहीं है, बहुत यंग नहीं है। हरमीत, आप खड़े हो सकते हो 2 हाथों पे, मैं किसी ज़माने में हो जाया करता था, अब नहीं हो सकता, वो प्रैक्टिस है भाई। तो सब अब तो खैर सहारे के साथ एक्सीडेंट के बाद बड़ा मुश्किल है, लेकिन उससे पहले जो कॉलेज का ज़माना था या स्कूल का तो बड़े आसानी से हो जाते थे, कोई मुश्किल ना होता। लेकिन अब तो बड़ा मुश्किल है। एक तो जाहिर बात है कि मेरा जब एक्सीडेंट हुआ है तो एक हाथ तो है, उसी तरह उसमें बड़ी तकलीफ होती है, और सर्दी में तो बहुत ज़्यादा शुरू हो जाती है, तो मुश्किल है थोड़ा सा। लेकिन ऊपर से ये जिम्नास्टिक्स इनका ताल्लुक है, ऑब्वियसली इस तरह की फील्ड से आपका ताल्लुक हो तो आपकी बॉडी स्ट्रक्चर और आपका बॉडी जो है कंपैरेटिवली दूसरे आम इंसानों से ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है, तो दैट इज़ रियली कर्ट। आगे बढ़े सर। हाँ जी, पाकिस्तान से बड़ी ज़बरदस्त खबर है। जब मैंने कल डेली डोज में खबर पढ़ी सर, मुझे बहुत खुशी हुई। गिलगित बल्तिस्तान में अब इस वक्त कहा जा रहा है कि सर दुनिया के बुलंद तरीन स्टेडियम का बाकायदा इफ्तिताह सैटरडे को कर दिया गया है। 8500 फीट बुलंद, मतलब ये है। अच्छा, मैं जब गिलगित बल्तिस्तान गया आखिरी दफ़ा तो मैंने ये देखा क्रिकेट बहुत शौक है, पहाड़ों के दरमियान, सड़कों के ऊपर, और ये तो कुदरती बना हुआ स्टेडियम है ना, ये कुदरती देखो अंदाज में, और मेरे ख्याल में गर्मियों में भी जिस तरह ठंडा मौसम ये रहता है वहाँ खेलने के लिए बेहतरीन है। बड़ा पुरअमन इलाका, कोई तशद्दुद की कार्रवाई कोई ऐसी वहाँ नहीं होती, जिसकी वजह से मेरे ख्याल में ये बड़ा अट्रैक्ट करेगा। टूरिस्ट बहुत वहाँ सफ़र करते हैं, जाते हैं इन इलाकों में, करदू, इन इलाकों में लोग ज़्यादा जाते हैं, और ये बड़ी खूबसूरती है यहाँ पर। लेकिन ये पिक्चर जो आपको हमने पहले दिखाई है ना, दरअसल ये पिक्चर वायरल पिक्चर है। कुछ अर्सा पहले ये पिक्चर वायरल हुई और लोगों ने कहा ये तो बना बनाया स्टेडियम है, फिर उसको बाकायदा तौर पर कम वक्त में वहाँ की जो मुतल्लिका महकमे हैं उन्होंने बाकायदा तौर पर इस पर काम शुरू किया, और काम शुरू करके इसको एक स्टेडियम की शक्ल दी। और ये सर क्रेडिट पाकिस्तान के नाम एक और भी ये है कि दुनिया का बुलंद तरीन क्रिकेट स्टेडियम जो है वो अब ये बन गया है, जो क्रेडिट जो है वो पाकिस्तान के पास है। कल पहला मैच हुआ वहाँ पे दयामीर और नगर की टीमों के दरमियान, तो बड़ा शानदार मैच हुआ, लोगों ने बड़े पुरजोश अंदाज में वहाँ पे देखा और बड़ा एंजॉय किया। मौसम तो ठंडा होगा वहाँ पे, आजकल तो सर्दी होगी, बल्कि शदीद सर्दी आने वाली है, मतलब ये मौसम इस तरह का है कि अगर ये देखें क्या बात है। राका पोशी, मेरा ख्याल है कि ये राका पोशी का नज़ारा है पीछे से जो नज़र आ रहा है, लेकिन बहरहाल पीछे से पहाड़ नज़र आ रहे हैं। अब मुझे नहीं मालूम, यहाँ से एक एंगल से मैं ये समझ रहा हूँ, क्योंकि जब आप गिलगित बल्तिस्तान में होते हैं तो जगह जगह आपको चोटियाँ नज़र आती हैं, और मैं लोगों को हमेशा ये बताता हूँ कि आपको जाना इसलिए ख़ास तौर पे चाहिए कि जिस वक्त आप करीमाबाद में ऊपर ठहरे हुए हों, जहाँ पे बल्तत फोर्ट है, जी, तो मैं गई हुई हूँ। उसके गई हो तुम? यस सर, मैं गई हुई। क्या बात है, बहुत। वहाँ पे आप शाम के वक्त में आपको जिस वक्त होटल की छत के ऊपर वो खाना के लिए चूल्हा दे देते हैं, आप वहाँ पे अपने इंतज़ामात करें, कुकिंग करें, देखें तो जनाब आपको जो शाम ढलती है आपको मुख्तलिफ चोटियाँ नज़र आनी शुरू हो जाती हैं। और सर वो इतनी खूबसूरत इसलिए लगती है बिकॉज़ सनसेट हो रहा होता है। मैं एग्जैक्टली यही बात कह रहा हूँ, सनसेट जैसा होता है उस वक्त चोटियों का रंग तब्दील होना शुरू हो जाता है। किसी वक्त वो क्रिम्सन होती हैं, कभी वो ब्लू होती हैं, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा होता है, और उस नज़ारे को देखने के लिए बड़ी दूर दूर से सयाह आते हैं। तो ये बड़ी मजे की बात है। हरमीत, जाना चाहिए आपको भी, वैसे हरमीत तो बहुत गए होंगे अगर वहाँ नहीं गए। बिल्कुल बिल्कुल ज़रूर, आप जितने, हाँ नहीं, आपने ये करीमाबाद की बात की तो वहाँ पे नहीं गया हूँ, लेकिन बाकी जो है एरिया देखा हुआ है, करीब है, मेरे तो बड़े करीब है, जाना पड़ा, वहाँ से ही रास्ता गुजरता है। और अब जो बातें आप कर रहे हैं वाकई में बड़ा खूबसूरत नज़ारा है। और जो आपने स्पोर्ट्स की बात की, तो वैसे हम देख रहे हैं कि आजकल ख़वातीन का जो स्पोर्ट्स गाला हो रहा है, लेकिन उसमें भी कुछ शरपसंद जो है उनकी भी थोड़ी नज़रें उस साइड पे हो गई, अल्लाह उनको बचाया शरपसंदों को साइड से। लेकिन हालात जो हैं वहाँ पे बड़े खूबसूरत हैं और लोग बड़े एक्टिव, और ख़ासकर ख़वातीन भी बड़ी काफ़ी एक्टिव नज़र आती है में स्पोर्ट्स में, दीगर खेलों में। तो ये बड़ी खूबसूरती है वहाँ के लोगों की और वहाँ के। जी
हरमीत, हम कितनी सारी खबरें देते हैं ना सर मुख्तलिफ फील्ड्स में, जब वो खवातीन बहुत ज़्यादा नाम कमाती हैं, और आप देखें कि ज़्यादातर का ताल्लुक गिलगित बल्तिस्तान से होता है, और खवातीन वो खासतौर पर स्पोर्ट्स से उनका ताल्लुक है, एथलीट्स हों, सो वहाँ पर भाई बहुत टैलेंट है, बहुत अच्छा किया स्टेडियम बना लिया है। मतलब हम जैसे हमेशा बात करते हैं, तकरीबन 97-98% लिटरेसी है, सब लोग पढ़े लिखे हैं। और यानी मैं तो बड़ा पहली दफ़ा जब मैं गया ना, मैं परेशान हो गया कि एक खेत में एक हल चलाने के लिए जा रहा था नौजवान, और उसने सूट पहना हुआ था, टाई नहीं थी, लेकिन सूट पहना हुआ था। तो मैं बड़ा मतलब हैरान हुआ कि मैंने कहा कपड़े इसके इस तरह दे आर लिविंग देयर बेस्ट और बैलेंस्ड लाइफ, बेस्ट और बैलेंस्ड, कि मतलब वो काम भी करना है, आपने स्टडीज भी करनी है। अगला क्रेडिट जो अगली खबर है वो भी यकीन करें पाकिस्तान का क्रेडिट ही है सर। टेस्ला पाकिस्तान के फार्मूला इलेक्ट्रिक रेसिंग नस्ट का पार्टनर बन गया है, नस्ट यूनिवर्सिटी का। अच्छा ठीक है। और ये आपने खबर दी थी सर, हमने इस खबर को फौरी तौर पर उसी वक्त ऐड किया, क्योंकि नस्ट को ये क्रेडिट जाता है कि वो जो उनकी सर ये जो कोलैबोरेशन भी कह सकते हैं, इसको स्पॉन्सरशिप भी कह सकते हैं, और याददाश्त भी कह सकते हैं। अब टेस्ला के साथ मिलकर यहाँ के स्टूडेंट, नस्ट के स्टूडेंट जो हैं वो इस पर काम करेंगे, स्पॉन्सरशिप लेंगे, और ये बड़ी पाकिस्तान के लिए क्रेडिट वाली बात है। एक सर क्विक ब्रेक लेनी है जल्दी से हमने, ठीक है, क्विक ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आते हैं और प्रोग्राम को कंटिन्यू करेंगे। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी वेलकम टू द शो आफ्टर द ब्रेक। कल नवाज शरीफ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये बुनियादी तौर पे जो बात की वो ये थी कि पाकिस्तान खुशहाल था उनके दौर में, पाकिस्तान तरक्की का सफ़र तय कर रहा था उनके दौर में, और सारे मुल्क का भट्टा बिठा दिया गया उनसे इंतकाम लेने की सूरत में। उन्होंने कहा कि मुझे ज़ाती तौर पे निशाना बना लेते तो कोई इतना बुरी बात ना होती, लेकिन पूरे मुल्क को एक तरह से नुकसान पहुंचाया गया। अब वो किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? उन्होंने कहा जज मेरे ख़िलाफ़ बयान नहीं देना चाहते थे, लेकिन उनसे मेरे ख़िलाफ़ फ़ैसला नहीं करना चाहते थे, लेकिन फ़ैसला दिलवाया गया। और उन्होंने कहा कि वो जजेस जिन्होंने मेरे ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया उनसे पूछा जाना चाहिए, उनको सज़ा मिलनी चाहिए। तो ये मरियम उनके साथ बैठी हुई थी। उस मौके पे नवाज शरीफ साहब ने अपनी बीवी, अपनी वालदा के इंतकाल के हवाले से भी बात की। उन्होंने कहा किस तरीके से उनकी बीवी से उनको मिलने नहीं दिया गया, जब वो बीमार थी इनको जाने नहीं दिया गया, और फिर बात वो करना चाहते थे, 3 घंटे बाद उनका इंतकाल हो गया। वो इल्तिजा करते रहे लेकिन उनसे बात नहीं करवाई गई। तो इस हवाले से बात करते हैं आमिर ज़ियाद साहब से। आमिर ज़ियाद, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम रऊफ सर। कल सर की अहमियत क्या है नवाज शरीफ साहब के खिताब की? वो जो तकरीर उन्होंने की, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने जो बातें की वो एक लिहाज से देखा जाए तो बड़ी इम्पॉर्टेंट हैं कि उन्होंने जो बात की कि जज फैसला नहीं करना चाहता था मेरे ख़िलाफ़, लेकिन उसे फ़ैसला करवाया गया। तो वो किसको इल्ज़ाम दे रहे हैं, क्या बात कह रहे हैं? तो पहली बात तो ये कि बड़े दिनों के बाद नवाज शरीफ साहब ने जो है इस तरह की कोई प्रेस टॉक की है। आप देखें एक तवील वक्फा था, और जब उस वक्त बात की जब मरियम साहिबा जो है उनके साथ बैठी हुई थी और वो मुल्क से निकल चुकी हैं। मैं समझता हूँ कि कल की जो उनकी प्रेस टॉक थी वो एक तरह की चार्जशीट थी, जहाँ उन्होंने अपने ऊपर होने वाली जो मुबैना ज्यादतियों की बात की, किस तरह से उनके साथ और उनके नाइंसाफी हुई, वहां पर वो चार्जशीट थी। जाहिर है उस जमाने में इमरान खान तो इक़्तिदार में नहीं थे, तो इदारों के खिलाफ उनकी चार्जशीट थी, इसमें कोई मतलब शक शुबा नहीं होना चाहिए। अदलिया के खिलाफ उन्होंने इल्जामात लगाए, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का बगैर नाम लिए इनडायरेक्टली मैं कहूँगा उन्होंने इल्जामात लगाए। तो इसके मैं समझता हूँ इसके बाद जो है ये जो खलीज होगी वो बढ़ सकती है इदारों और नून लीग के दरमियान, और इसमें हो सकता है कि नून लीग में भी घड़ा ऐसा हो कि समझे कि गालिबन उन्होंने मतलब बहुत ज्यादा खुलकर बात कर दी है और उनको ज्यादा रिस्ट्रेन का मुजाहरा करना चाहिए था। और ये मेरे ख्याल में वार्निंग शॉट भी है फौजी क़यादत के लिए भी और दीगर इदारों के लिए भी कि नवाज शरीफ साहब की जो खूबी है या उनकी कमजोरी है वो ये कि पुरानी बातें याद रखते हैं, रखनी भी चाहिए। और उनका पहली मरतबा तो इस तरह का कोई तजाद होगा नहीं रऊफ साहब के, जहाँ पर उनका इदारों के साथ जो है तसादुम है, उसकी पूरी तवील तारीख है। तो नवाज शरीफ साहब को इस बात के साथ है कि जिनके साथ हर बार उनको उनकी इनिंग्स मुकम्मल नहीं करने दी गई, किसी न किसी वजह पर उनको हटा लिया गया। तो मैं समझता हूँ कि इससे जो है तजाद बढ़ने के इम्कान है, और इदारे भी रीथिंक हो सकता है करें कि भाई मतलब है कि अगर इनके पास ताकत आ जाती है दोबारा बहाल हो जाते हैं तो अपनी सियासत को किस सिमत में लेके जाएंगे। जी हरमीत।
अच्छा आमिर साहब, जिस तरह आप फरमा रहे हैं कि फ्यूचर में जो मामलात हैं या जो बयानियाँ हैं वो जो है वो उसमें एग्रेशन नज़र आएगी नवाज शरीफ साहब की, सर क्या नवाज शरीफ साहब इंतज़ार इसलिए कर रहे थे, वो जो खामोशी थी, वो जो चुप थे कि मरियम नवाज साहब पर केसेस थे, वो इंतज़ार इसलिए हो रहा था कि जब तक वो लंदन नहीं आती तब तक वो अपनी ज़ुबान नहीं खोलेंगे? अब आपको हालात जो हैं आगे कैसे लग रहे हैं? ये बहुत बड़ा लिवरेज हासिल था इस्टेब्लिशमेंट को और इससे पुरानी हुकूमत को, जब तक मरियम साहिबा यहाँ पर थी पाकिस्तान में, और उसको वो गालिबन उन पे दबाव डालने के लिए भी इस्तेमाल कर रहे थे। फिर खुद उनकी अपनी पार्टी में एक धड़ा था कि जो चाहता था कि मुफाहमत हो जाए। तो जाहिर है कि जब वो मरियम साहिबा निकल गई तो अब नवाज शरीफ साहब का उतना स्टेक नहीं है यहाँ पर। मामला जो है शहबाज शरीफ साहब ने संभाला हुआ है। हमें ये समझना चाहिए कि इससे पहले नवाज शरीफ साहब ने 5 मिलिट्री चीफ का तकर्रुर किया, और वाहिद मेरे ख्याल में वज़ीर आज़म है जिनको इतने बार मौका मिला इतना काम करने का ना, लेकिन हर मर्तबा जो है उनका इक्तज़ाद पैदा हो गया इदारों के साथ, और अपने ही जो हैंड पिक्ड उनका आर्मी चीफ थे। और उसकी भी तारीख है कि हर बार कोई ना कोई वजह होती थी। कभी भारत के साथ ताल्लुकात की बात होती थी, बाज़ औक़ात एक ऐसी अमेंडमेंट की बात होती थी कि जिसमें इनको बहुत ज़्यादा इख्तियारात मिलने चाहिए थे, बाज़ औक़ात फ़ौज के अंदर इंटरफेरेंस की बात होती थी। ये चाहते थे कि जी उसमें तबादलों में तकर्रियों में इनका इन्फ्लुएंस हो, तो कोई ना कोई वजह बनती थी कि जहाँ पर ये भिड़ जाते थे इदारों के साथ। और नवाज शरीफ साहब की फिर ये खूबी है या कमजोरी है कि ये अक्सर अपनी काबीना को भी इत्मीनान में नहीं लिया करते थे। काबीना से बाला बाला फैसले होते थे, यानी कि उसमें रहकर ही फैसले नहीं करते। कि जब भी फैसले करते हैं बहुत होता है किचन कैबिनेट होती है जो अमूमन उनके रिश्तेदारों पर मुश्तमिल होती है, जिसकी वजह से और मतलब है कि इनके खिलाफ जो है इदारों में फिर एक वो पैदा हो जाता है कि सर कल इंतजार वैसे ये किया जा रहा था कि नवाज शरीफ साहब जो हैं एक बहुत बड़ा बयान जो है उनका सामने आ सकता है और शायद पाकिस्तान आने वाले से भी वो ऐलान कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्या आपको लगता है कि नवाज शरीफ साहब आप इंतजार कर रहे हैं कि जैसे आर्मी चीफ की नए आर्मी चीफ की तैनाती होती है तब ग्राउंड को देख के वो यहाँ पे मैदान में उतरेंगे, ऐसी पोजीशन वो अपनाएंगे? सर तो पसे पर्दा कई चीजें हो रही हैं और नवाज शरीफ साहब वो देखेंगे कि किस सिम्त पे जाती हैं। एक तो जाहिर है कि पीटीआई की एक एंगेजमेंट चल रही है एस्टेब्लिशमेंट के साथ। एक तो सदारती महल में जो मुलाकात हुई थी नतीजा से साबित नहीं हुई, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं किसी लेवल पे मुज़ाकरात हो रहे और इन टच हैं। तो एक तो जाहिर उसका नतीजा देखना है कि इमरान खान की बात मानी जाती है नहीं मानी जाती, जो आने वाले कुछ दिनों में हफ्तों में उसका फैसला हो जाएगा। फिर उसी के साथ जुड़ा हुआ है कि जी आर्मी चीफ कौन आते हैं। अच्छा, जरूरी नहीं कि जो नए आर्मी चीफ आए वो कमर जावेद बाजवा साहब की जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं जनरल साहब, उनकी जो है पॉलिसीज को तसलसल रखें, क्योंकि जो भी नया आर्मी चीफ आता है वो अपना खुद एक मोहर सब्त करना चाहता है। तो बाज़ चीजों में जो पाकिस्तान के कोर नेशनल इंटरेस्ट है वहाँ पे आपको तसलसल नजर आएगा और बाज़ जगहों के ऊपर वो आपको डिस्टेंस करेंगे इनकी पॉलिसीज से। तो वो भी मेरे ख्याल में नवाज शरीफ साहब देखेंगे कि जी कहाँ होता है, क्योंकि चीजें एकदम पाकिस्तान जैसे मुल्क में तब्दील हो सकती है, एकदम बाउंस बैक हो सकता है। ये नहीं पता कि आज लग रहा है कि जी इनका पलड़ा भारी है हुकूमत का और शहबाज शरीफ साहब का, कल को कुछ और भी हो सकता है। इसके तस्वुर में था कि इमरान खान का एक पेज का बयानिया होता था और एकदम आपने देखा कि हवा की तरह उड़ गया। तो मैं समझता हूँ कि उनके लिए फैसला वापसी का आसान नहीं होगा और वो बहुत ज्यादा उनके लिए रिस्क है, क्योंकि अगर अब वो आ जाते हैं और फिर अगर चीजें जो है तब्दील होती हैं तो वो फिर अपने आप को बहुत ज्यादा मुश्किल में डाल रहे होंगे। जी हाँ, लेकिन आमिर जिस तरह से जो हमारे चीफ जस्टिस ने कहा कि काला कानून है, तो एक इंडिकेशन इस तरह की आ रही है कि शायद नवाज शरीफ को वापसी का रास्ता मिल जाए महफूज सा एक। आपको नहीं लगता ऐसा कुछ हो सकता है? तो बिल्कुल इम्कान है। देखिए कई चीजें हुई हैं ना कि जो इनको कहते हैं बहाल करने का या रिहेबिलिटेट करने के सियासी तौर पे वो अमल जारी है। उस पर एक उसकी निशानी आपको सागदार साहब नजर आते हैं, उनका हो गया केसेस मरियम साहिबा के खत्म हुए। उसी तरह नवाज शरीफ साहब के लिए बैठे होंगे कि जिनके लिए क्या रास्ता निकाला जाए। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट भी जो होती है बड़ी मोनोलिथ नहीं होती है, उसके अंदर भी बड़े मतलब शेड्स होते हैं, बहुत ज्यादा उसके ओपिनियन होते हैं। तो एक तो यही ख्याल है कि जी सबको लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम किया जाए और नवाज शरीफ साहब वापस आए ताकि अगले इलेक्शन में किसी को शोर मचाने की और दुखी होने की कोई वजह ना बने और कोई मुतनाज़ा ना हो जाए अगले इलेक्शन। तो एक जो आम ख्याल है वो यही है। लेकिन देन देयर आर अदर फोर्सेस व्हिच आर एट प्ले, और वो अगर फर्ज करें कि आर्टिकल 162 को छेड़ा जाता है, उसके अपने वो जाहिर है कि वो जैसा भी उसमें भाम है, क्योंकि आपने कहा जी सादिक और अमीन होना चाहिए, लेकिन सादिक और अमीन
दुनियावी म्यार के मुताबिक उसकी क्या तशरीह होगी। अब मैं बाज लोग कहते हैं कि उसकी तशरीह होनी चाहिए कि भाई टैक्स पेयर हो, उस पर कोई करप्शन का केस ना हो, तो उसको कभी सजा याफ्ता ना हो, कोई ना कोई आपको यार्डस्टिक बनानी पड़ेगी। ये नहीं हो सकता कि मतलब आपने तालीम को वो जो डिग्री की पोजीशन थी खत्म कर दी, माफ कीजिएगा 61-62 को खत्म कर दी, ये तो कोई बात नहीं होती। आप अपने घर में ड्राइवर भी रखते हैं तो कहते हैं भाई लाइसेंस होना चाहिए। आपके घर में अगर कोई मुलाजिम हो और आपको पता चले क्रिमिनल उसका बैकग्राउंड है, गालिबन आप ना रखें, तो फिर आप हाईएस्ट ऑफिस के लिए कैसे इस चीज की इजाजत दे सकते हैं? तो उसके ऊपर एक बैकलैश आएगा, इतना आसान नहीं होगा। अभी तो लोगों ने जो नैब कवानीन में तरामीम की है एक तरफा, उसको हजम नहीं किया, उसके रिवर्सल का खदशा कभी हो सकता है दोबारा। तो ये चीज भी आसान नहीं होगी, क्योंकि यही दलिया थी मुअज़्ज़ज़ जो इनको सिसिलियन माफिया कहा करती थी। ठीक है आमिर साहब, एक डेफिनेशन जो है वो सादिक और अमीन की क्लियर होनी चाहिए, जिसके बाद ही हरमीत आपका सवाल हम ब्रेक के बाद लेंगे, एक छोटी सर मैं हमें ब्रेक ले लें और आमिर को खुदाफिज भी कह दें। हमने कुछ और बातें करनी है, तो आमिर बहुत मेहरबानी, थैंक यू वेरी मच, आपका शुक्रिया। अभी चलते हैं एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जी वेलकम टू द शो आफ्टर द ब्रेक। आज हम याद कर रहे हैं डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब को, जिनकी पहली बरसी है आज, और बहुत ही नामवर साइंसदान पाकिस्तान के मोहसन, जिन्होंने एटमी प्रोग्राम पाकिस्तान का शुरू किया। 1936 में पाकिस्तान के आलमी शोहरत याफ्ता जो साइंसदान हैं, इनकी पैदाइश हुई भारत में, इनकी पैदाइश हुई थी भोपाल में, और फिर ये 1952 में अपने अहले ख़ानदान के साथ हिजरत करके पाकिस्तान आ गए थे, जहाँ उन्होंने डीजे कॉलेज कराची से बीएससी किया, इंजीनियरिंग की तालीम उन्होंने हासिल की। फिर वो आला तालीम के लिए बाहर चले गए, यूरोप की यूनिवर्सिटीज़, जर्मनी और हॉलैंड में उन्होंने तालीम हासिल की, जहाँ पे उन्होंने एटम की अफजूदगी के हवाले से रिसर्च की। और इस हवाले से जब उनको पीएचडी की डिग्री मिली, तो जब उन्होंने कामयाबी हासिल कर ली, तो उन्होंने सोचा कि मुल्क की खिदमत करनी चाहिए। तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो उस ज़माने में प्राइम मिनिस्टर थे 1974 में, उनसे इन्होंने रब्ता किया और कहा कि मैं पाकिस्तान आके एनरिचमेंट एटम की करना चाहता हूँ, प्लांट लगाना चाहता हूँ। भुट्टो ने उनको इनवाइट किया, ये पाकिस्तान के लिए आके इन्होंने पहला रिसर्च सेंटर बनाया, और उस रिसर्च सेंटर में काफ़ी साल तक ये लगे रहे अपनी धुन में, और फिर आखिरकार कामयाब हो गए, और इन्होंने एटम एनरिचमेंट का जो प्लांट है वो लगा लिया। काफ़ी बाद में कुछ कंट्रोवर्सी चलती रही, लेकिन उससे पहले ये हुआ कि जिस वक्त नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट थी, तो 1998 28 मई को पाकिस्तान कामयाब हो गया डॉक्टर कदीर खान की कोशिशों की वजह से एटम धमाके करने के लिए। और धमाके किए गए बलूचिस्तान के इलाके चागी में जाके, और पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बना दिया गया। तो बहुत एहसानात हैं, इनको मोहसिन पाकिस्तान कहा जाता है। पिछले बरस इनका इंतकाल हो गया था। और सर बहुत ज़ईफ़ थे और काफ़ी बीमार भी थे, लेकिन अगर आप ओवरऑल देखा जाए तो सिक्योरिटी हमेशा उनके घर में बहुत सख्त रही है अपने इर्द गिर्द। ऑब्वियसली आप पाकिस्तान का कीमती असासा हैं, आप साइंसदान हैं। सर मेरी बहुत अच्छी एक टीचर थी, वो माशाल्लाह इनकी बहुत करीबी थी, और वो हमेशा इस चीज़ का गिला किया करते थे। गिला भी कह सकते हैं और तकलीफ़ भी कह सकते हैं इसको, कि ऑब्वियसली अब आपकी सिक्योरिटी के लिए पाकिस्तान ने हमेशा एक भारी तादाद में डिप्यूट किए हुए थे वहाँ सिक्योरिटी ऑफिसर्स। तो ज़िंदगी उनकी यकीनन आम नहीं थी हम जैसे लोगों की तरह, लेकिन अपनी ज़िंदगी का एक लंबा अरसा और रियाजत का बहुत वक्त उन्होंने गुजारा है पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाने के लिए, और ये क्रेडिट और ये सेहरा जो है सर वो उनके सर जाता है। हरमीत कुछ ऐड करना है आपने? बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन मैं सिर्फ यही कहूँगा रऊफ साहब कि जो हुआ, जो उन्होंने किया, जो दिया इस मुल्क को, एक बहुत बड़ा तोहफ़ा आप समझे कि हिंदुस्तान के सामने आपको लाके खड़ा कर दिया। कहीं ना कहीं हिंदुस्तान का दबाव भी बहुत ज़्यादा था, दीगर दुनिया का भी बहुत ज़्यादा था, लेकिन उसके साथ जो हुआ वो बड़ा अफसोसनाक था। आपको याद है कि जब उनकी डेथ हुई थी तो वज़ीर आज़म उस वक्त साबिक़ हो गए इमरान खान साहब ने जाने तक की जहमत ना की, और बहुत सारे हम देखे सेनेट के चेयरमैन के अलावा वहाँ पे मैं भी वहाँ पे मौजूद था, तो उनके अलावा कोई बड़ी हस्ती जो है वो वहाँ पे मौजूद नहीं थी जो उनको जाके कम से कम उनकी खिदमात का सिला उनको उनकी जनाजे में शिरकत करके दे सकते थे। लेकिन किसी ने ऐसी जो है वहाँ पे कोशिश तक ने की और ना कोई गया वहाँ पे। ये बड़ा अफसोसनाक था, और उनको बाकायदा जो है काफ़ी अरसे तक जो है जेल एक घर में कैदी बना के रखा गया, जिस तरह आप सिक्योरिटी की बात कर रही है।
तो ये तो एक अलमिया है हमारे मुल्क का, जो इस मुल्क के लिए खिदमत करता है उसको हम इसी तरह तोहफ़ा, इसी तरह खराज तहसीन पेश करते हैं जो सबके साथ हमने उनको किया है। लेकिन बहरहाल हमारी तरफ से उनकी खिदमत पर उनको खराज तहसीन हमारी पूरी टीम पब्लिक न्यूज़ पेश करती है। बिल्कुल हम ये बात जो कह रहे हैं कि एक ऐसे मुल्क में जहाँ पे कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि पाकिस्तान इतने एडवांस लेवल के ऊपर चला जाएगा यूरेनियम एनरिचमेंट के हवाले से, और वहाँ पे इन्होंने काम किया और आखिरकार पाकिस्तान को एटम बम का तोहफा दे दिया, पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिल तस्खीर बना दिया। हमें चलना एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे और आपसे मुलाकात होगी। ब्रेक के बाद खबरों की ब्रेक है, इजाज़त दीजिए ब्रेक के लिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो वी आर इन द सेकंड आवर ऑफ द शो। बट ये आज का दिन, इफ इट्स योर बर्थडे, तो ये सेगमेंट आपके लिए है। पहले बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए आपको बर्थडे पे केक चाहिए होता था सर। अब आपका निकाह हो, आपकी एनिवर्सरी हो, आपकी इंगेजमेंट हो, वो वांट केक। और केक भी कोई आम केक नहीं, आपकी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग। मतलब बेकिंग ने इतना एडवांस लेवल पर अपने आप को पहुंचा दिया है कि अगर सर आप किताबें पढ़ने के शौकीन है तो आपकी बर्थडे पे केक होना चाहिए आपकी स्टडी के मुताबिक, ना आपकी लाइब्रेरी, आपकी चेयर, आपका टेबल, उस तरह का केक होना चाहिए जिसे हम आज के ज़माने में कहते हैं कस्टमाइज्ड केक। तो ये कितना चेंज आ गया है ज़माने के साथ साथ। इस पर बात करने के लिए बेकिंग एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद है। महाम मोइस खान इनका नाम है। इनको वेलकम कहते हैं आज के शो में। महाम, हाउ आर यू? गुड, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम सलाम, गुड टू सी यू हियर। वेलकम टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। और ये बताएं कि जो बेकिंग आप करती हैं वो आपका शौक है या जस्ट फॉर द सेक ऑफ बिजनेस? क्योंकि बिजनेस माशाल्लाह बहुत अच्छा करी है, तो काम करने के लिए सीखा है या शौक के लिए सीखा है? ये एक्चुअली बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। बेकिंग का शौक हमेशा से थोड़ा थोड़ा था, बट मैंने ग्रेजुएट किया एक्चुअली कंप्यूटर साइंस में इंग्लैंड से। अच्छा जी बिल्कुल। तो मैंने मार्केटिंग में काम किया, कनाडा में फाइनेंस में काम किया, लेकिन कुछ पर्सनालिटी मेरी ऐसी है कि बोर भी हो जाती हूँ, बट आई ऑलवेज वांट टू कीप लर्निंग, कीप चैलेंजिंग माई सेल्फ। तो ये बहुत ज़्यादा अंदर से हमेशा था कि कुछ नया, कुछ चैलेंज, कुछ क्रिएटिव करना है। तो फिर मैंने कनाडा से सर्टिफिकेशन की पेस्ट्री आर्ट्स की। बाकायदा पढ़ के किया? जी जी बिल्कुल, ऐसे नहीं किया, पढ़ के वो ना ज़्यादा सीखने की बहुत ज़्यादा कोई थर्स्ट है। फिर उसके बाद आई रियलाइज्ड कि इट्स समथिंग दैट आई रियली एंजॉय, कि क्रिएटिंग डिफरेंट स्टफ, और यू नो बहुत क्रिएटिव एक काम है। एंड माय आइडियाज़ और ग्लोबल इंस्पिरेशन, मुझे ट्रैवलिंग का बहुत शौक है। अच्छा, सो बहुत। फिर लेकिन वहाँ ये क्रिएटिविटी जिसकी आप बात करें, हम ऑन स्क्रीन दिखा भी रहे हैं सर। आप केक चेक करें, मतलब अगर किसी को बारबी डॉल पसंद है तो हमें बिल्कुल बारबी की थीम्ड का केक चाहिए। लेकिन इट्स नॉट, इट सीम्स टू बी लाइक इजी, बट इट्स नॉट, इट्स रियली नॉट। ऐसे ही अभी जो आप करती हैं केक बनाना और पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग बनाना, आजकल कस्टमाइज केक का बहुत आप देख रही है कि रिवाज है, बहुत ट्रेंड में है। अब ये बताएं कि कितना चेंज हो गया, बेकिंग की फील्ड कितनी चेंज हो गई है? बिल्कुल जी, इट्स नाउ आई थिंक एवरीबडी, सबको ये चीज़ चाहिए टू मेक देयर डे स्पेशल। सो दे वांट के केक ऐसा एक मोमेंट है जो पर्सनालिटी रिफ्लेक्ट करे, या समथिंग विच एड्स अ स्पेशल टच। सो कभी कभी हमें डेज लग जाते हैं कस्टमाइज करते करते, छोटी छोटी डिटेल्स। एंड बस ये कि व्हेन यू आर रियली पैशनेट अबाउट समथिंग, तो बहुत ही एक एंजॉयमेंट की चीज़ होती है। छोटी छोटी चीज़ें बनाने पर कस्टमर्स जो सेटिस्फाइड होते हैं उसके बाद, आई थिंक वो जो दैट फीलिंग इज अनबीटेबल। सबसे बेहतर तारीफ जो है वो कब आई हुई, मतलब जो जिसने कहा वाओ ये तो कमाल ही कर दिया तुमने, जिसने एप्रिसिएशन खून डबल कर दिया? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत है, बट आई थिंक सबसे ज़्यादा तो आपकी फैमिली जो होती है, इतने खुश। माय डैड, वो तो ऐसा चीज़ तो मैंने ज़िंदगी में दुनिया में नहीं कहीं देखी। मेरे इन लॉज माशाल्लाह, माय हस्बैंड, ये इससे बेहतर तो हर सब, इससे बेहतर तो कहीं नहीं। यू नो मुझे बड़ा होता है कि अच्छा ठीक। अच्छा, ऑन स्क्रीन बीइंग अ थर्ड आई सर, हम भी देखते हैं, मतलब अगर इंस्टाग्राम की बात करें तो आजकल आपको वी हैव सो मेनी ऑप्शंस ऑल अराउंड ऑन इंस्टाग्राम ना, मतलब बहुत सारे कस्टमाइज केक बेकिंग एक्सपर्ट हमारे पास होते हैं। लेकिन अगर आप अपने ब्रांड की बात करें तो हाउ यू स्टार्टेड, फ्रॉम वेयर यू स्टार्टेड, कब से शुरू किया और हाउ इट्स गोइंग ऑन? बिल्कुल जी, वी स्टार्टेड 5 years ago after I moved from Canada to Pakistan. एंड मेरा लाइक आई वाज मेंशनिंग बिफोर कि ट्रैवल का भी बहुत शौक है। सो बहुत पूरा अमेरिका, फिर कनाडा, यूरोप, और सारी जो ग्लोबल इंस्पिरेशंस आई हुई है ना आर्ट की और फ्लेवर्स की, वो मेरा बहुत था कि आई वुड वांट टू amalgamate everything into one brand name. And in Pakistan especially. Basically in Pakistan. So I brought everything ना यहाँ पे.
सो फिर उसमें मैं था कि वो जो रिफ्लेक्शन है ना सारी मेरी उसकी ट्रैवल्स की, वो इस एज अ आर्ट फॉर्म में आनी चाहिए, और वो कन्फेक्शनरी के साथ जब मिक्स होती है, दैट इज व्हाट कोको पहले डिजाइन करती हो, पहले किसी कागज पहले के तो ऊपर जी स्केच, पूरा स्केच पहले बनते हैं sketch चीजों का, बनता जो है। बड़े डिजाइनिंग केक्स जैसे का, कपड़े डिजाइन होती है ना, हाँ, वैसे ये पूरी बाकायदा। डिजाइनिंग है। बिल्कुल। और अब तो माशाल्लाह इतना मुझे वो आ गए, एक्सपर्ट हो जाते हैं आप। सो अब तो मुझे लाइक व्हेन एक ब्लैंक कैनवस की तरह केक होता है, ठीक है। एंड फिर मुझे होता है कि इस तरह कलर्स आने चाहिए, इस तरह ये यहाँ पे होना चाहिए, वो फिर द माइंड इट कीप्स गोइंग कि अच्छा इस तरह वो होगा, इस तरह ये होगा। और ये जो इंग्रेडिएंट्स वगैरह हैं, ये बिल्कुल। ढूंढना भी तो बड़ा मुश्किल काम होगा जी सारे। बिल्कुल, लाइक आई सेड हमारी इंस्पिरेशन ही ग्लोबल फ्लेवर्स से हैं, एंड है। सबसे इंटरेस्टिंग था जो छोटी छोटी शॉप्स में, फार्मर मार्केट्स में जा के देखना कि लोकल कल्चर से किस तरह लोकल टेस्ट इंस्पायर होते हैं। सो वो सब कुछ मिक्स होके समथिंग इज इम्पोर्टेड, समथिंग इज लोकल ऑल्सो। लोकल इंडस्ट्री माशाल्लाह इज फ्लरिशिंग आपकी बहुत ज़्यादा, सो इट्स अ मिक्स, एंड अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव रीच्ड ये दैट। हमारा साथी हरमीत इस्लामाबाद में, उसके मुंह में पानी आ रहा है देख देख के आपके मैं आपको लोग लेके आई हूँ, बल्कि हमारी केक्स के अलावा वी स्पेशलाइज इन मैकरोन। जी 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 Macaron is a तो सब French माम cookie. से जानना चाहूंगा। जी, माम एक जरा वक्त हरमीत था से कि देख लें। भैया एक केक होता था बर्थडे पे, और उसमें बहुत सारी जो है क्रीम जो है वो लगी होती थी, कहीं ना कहीं जेली हमें नजर आती थी, और फिर सेलिब्रेशन उसकी होती थी और बहुत खुशी होती थी। आजकल आपसे जानना चाहूँगा कि किस किस्म की जो डिमांड है वो किस केक की होती है, और लोगों का जायका, क्योंकि पहले एक ही जायका मुझे बड़ी खुशी हो जाती कि भाई ज़्यादा हम जब छोटे होते थे तो क्रीम ज़्यादा जो है ना उसकी तरफ हमारी अट्रैक्शन ज़्यादा होती कि क्रीम जो है हमारे हाथ आ जाए। आजकल क्या उसका रुझान कम हो गया, किन चीज़ों का ज़्यादा हो गया, कौन सी डिमांड ज़्यादा बढ़ गई है? जी व्हेन आई मूव बैक तो यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा फॉन्डोंट केक्स का था रिवाज, जो एक मार्जिपैन की लेयर होती है मोटी सी, और स्पंज कम होता है बीच में। सो बाहर एंड मैंने देखा कि इट्स मोर बटर क्रीम और केक ज़्यादा है ज़रा, जो फ्लेवर एंड टू एंड फ्लेवर इज़ फैंटास्टिक। तो आप बाहर से भी खा सको, अंदर से भी खा सको। सो दैट्स व्हाट वी आर द फर्स्ट फ्यू वंस हु इंट्रोड्यूस्ड अ टॉल बटर क्रीम केक पाकिस्तान लाहौर में। हम पहले ऐसा होता था कि आपको केक चाहिए होता था तो केक का जो इंटरनल मटेरियल होता है ना, दैट इज लाइक सेम प्लेन सिंपल। बिल्कुल। अब लोगों को अंदर से भी क्रिएटिविटी चाहिए होती है, मतलब आपने केक का बिल्कुल। पीस काटना है तो अंदर भी आपको रेनबो कलर्स चाहिए, बिल्कुल, बच्चे बिल्कुल। बहुत पसंद करते हैं। सो ये मतलब आपने तो सीख लिया, लेकिन कितना टाइम लगा वो टेस्ट और वो फ्लेवर्स पाकिस्तान में लॉन्च करने का, और फिर लोगों को उसका यूज टू भी बनाना। बिल्कुल, जैसे हम बिल्कुल। कह रहे हैं, हम तो बस वो टिपिकल क्रीम वाले केक के थे कि बस यही चाहिए, तो ये कितना टाइम लगा इसको फ्लेवर्स लोगों का टेस्ट डेवलप करने बस में? इट्स अ प्रोसेस बेसिकली, 5-6 साल ऑफ हार्ड वर्क एंड एक्सपेरिमेंटिंग एंड नेवर स्टॉप लर्निंग। कि अगर आपको कुछ आपको फील हो रहा है कि इम्प्रूवमेंट है, वी कीप इम्प्रूविंग। ये आई फील हमें बड़ा हमारा एक वो है, तारीफ नहीं अपनी करना चाहती बिल्कुल भी, बट एक वो होता है ना कि यू नेवर स्टॉप। आई वुड एडवाइज दिस टू एवरीबॉडी, नेवर स्टॉप लर्निंग। अच्छा ये बताइए, कभी कोई ऐसा भी हुआ है कि कोई उन्होंने डिज़ाइन दिया और चैलेंजिंग, और आपने कहा हो कि ये नहीं बनता भाई मुझसे, बहुत मुश्किल है? ये तो मैं आपको बताया ना, चैलेंजेस बड़े मुझे अच्छे लगते Face करने हैं, चाहे वाले। जैसा बना दिया मैंने, बना दिया। बन गया बस, जो ठीक है। अपना जो बेस्ट बना, जैसे कि बना दिया मैंने। आज से अपना बेस्ट बताएं, लेकिन मुश्किल नहीं पड़ी मतलब? मुश्किल कुछ ऐसे थे कि जिस तरह लास्ट मोमेंट ऑर्डर्स आ जाते हैं, ये लोगों को कभी कभी होता है कि जी कल है जी, हमें इतना बड़ा कि कल चाहिए। हाँ। अच्छा। हमने कहा कल, फिर मुझे होता है कि ठीक है जी मिल जाएगा। उसके बाद हम पे प्लानिंग करते हैं कि अच्छा हमारे अब तो माशाल्लाह वी हैव अ टीम, पूरा हमारे पास सेटअप है, सो वी कैन कितनी केटर। बड़ी टीम है अब? We have a team of 6. अच्छा। We looking into expanding another commercial space हम लेके another kitchen माशाल्लाह आहिस्ता। now I feel confident कि हमारी एक बड़ी loyal customers की पूरी एक हमारी है भी सही। अच्छा मैम ये बताएं कि अब तो मतलब जब आप ट्रेंड सेट कर देते हो तो एक ट्रेंड चल जाता है, अब तो कस्टमाइज केक का ही ट्रेंड है। बिल्कुल। लेकिन अगर आप सोशल मीडिया की बात करें तो अब सोशल मीडिया पे लोग जो देखते हैं बाज़ इन्हें वही चाहिए होता है। बिल्कुल। बाज़ लोगों को शादी पे, मंगनी पे, बर्थडे पे जो उन्होंने केक देख लिया वो एज इट इज़ चाहिए। तो क्या आप बाज़ कन्विंस कर सकती हैं, या इंटरेक्शन थोड़ा कन्फ्लिक्ट में आ जाता है कस्टमर्स को लेके कि उनको वही चीज़ चाहिए होती है और आप चाहती नहीं भी कोई थोड़ा ट्रेंड ऐड कर ले, थोड़ी इसमें चीज़ ऐड कर लें, ये कस्टमर्स फॉलो हमें करते लगता है कस्टमर सेटिस्फैक्शन कम्स फर्स्ट। अगर किसी को चाहिए जैसा, सो दैट्स व्हाट वी प्रोवाइड एज इट इज़। एज इट इज। बहुत ऐसे कस्टमर्स भी हैं जो कहते हैं कि वी ट्रस्ट यू, जस्ट मेक इट समथिंग स्पेक्टेकुलर, कोई रिमार्केबल से कोई चीज बनाते हैं According to you. फिर वो हमारे पास एक और मौका आता है कि समथिंग टू पुट
फुल और हमारी सारी क्रिएटिविटी उसके अंदर, बट एज द कस्टमर वांट्स। अच्छा, बजट फ्रेंडली होना बड़ा ज़रूरी है सर, बड़ा एक पॉइंट है। देखिए अगर आप काम कर रहे हो तो आपने में जो अच्छी चीज़ है उसके लिए फिर बजट जो है वो ज़्यादा ही होना चाहिए। फिर ये नहीं होता कि वो टारगेट ऑडियंस, मतलब बाजुकत ये होता है कि आप टारगेट ऑडियंस भी देखते हैं ना अपनी, कि टारगेट ऑडियंस कौन है, और बाजुकत आपने कोई कम पाउंड का केक बनाना होता है, बाजुकत शादियों के लिए ज़्यादा पाउंड का केक बनाना होता है, तो ये आप किस तरह से बजट मैनेज करती हैं? और बाजुकत लोगों को बहुत एक्सपेंसिव लगते हैं, ख़ास तौर पर कस्टमाइज्ड केक बहुत एक्सपेंसिव लगते हैं। आई थिंक अब तो people also understand what they're asking for, कि वो क्या चाह रहे हैं, वो लास्ट मोमेंट है, वो अपना साइज छोटा करा लेते हैं if they feel कि अच्छा बहुत बजट से हुआ है। सो हमारा यही है ना कि हम कस्टमर को एक पूरी पिक्चर प्रेजेंट करते हैं कि आपका बजट क्या है, उसमें what we can do for you, so it's easy for them कि we can work around that, कि उनकी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से बजट इज़ वन ऑफ देम। अच्छा, बाकी क्या प्लान है? मतलब अगर आप इसको इतने अच्छे से कर रही हैं तो फ्यूचर प्लान्स भी होंगे ऑब्वियसली। जब आपको लोग सराहना शुरू करते हैं, आपको पसंद शुरू करते हैं और आपका काम बहुत पसंद आना शुरू हो जाता है, तो फिर आप पे एक जिम्मेदारी आ जाती है कि इसको बड़े लेवल पे भी करना है। बिल्कुल। सो इसके लिए क्या प्लान है? बिल्कुल, बस अभी तो मैंने फिर कोर्सेज किए हैं लंदन से भी, दुबई से भी, एंड आई वांट टू एक्सपैंड द प्रोडक्ट पोर्टफोलियो कि और प्रोडक्ट्स ऐड करने हैं हमने इंशाल्लाह। एंड देन आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि एवेन्यूज़ में एक ज़रा एक्सपेंशन, हॉस्पिटैलिटी में, इवेंट्स के ऊपर। सो इन लुकिंग फॉरवर्ड इंशाल्लाह। कितने सारे इवेंट्स जो हैं वो अब मतलब 5 साल बहुत लंबा अरसा होता है, 5 साल पहले आपने इसको शुरू किया, तो कितने इवेंट्स कर चुके हैं, कितनी बर्थडेज कर चुकी हैं, कितने केक्स बना चुके हैं? देयर इज नो काउंटलेस, नो काउंट काउंट ही नहीं होगा मेरे ख्याल में। अब तो नहीं, काउंट नहीं है बिल्कुल, है ना, इतना ज़्यादा हो गया। हरमीत से एक बार फिर बात कर लेते हैं। जी हरमीत। जी रोज़ साहब, मैं तो वैसे तो ये जो बातें कर रही हैं और इसने ज़ायक़ा, तो मुझे तो मेरा तो वैसे वो बड़ी माहम तो है, बड़ी मीठी मीठी बातें, और फिर केक के हवाले से मैं मुँह में ना पानी आ रहा है जैसे कि भैया मैं भी जाके छकूँ। तो अब जिस तरह हाँ ज़ाहिर बात है कि सुबह का टाइम है, भूख भी थोड़ी बहुत लग जाती, नाश्ता बड़ा कम होता है सुबह। अच्छा, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह हम देख रहे हैं कि अब ख़वातीन आजकल हम देख रहे हैं कि ज़्यादातर जो है वो अब इसी ये जो रुझान है ये बढ़ रहा है और पढ़ी लिखी ख़वातीन आ रही हैं, तो आप इसकी मार्केट को कैसे देखती हैं कि कितनी ये मज़ीद बढ़ेगी? और ख़ासकर ख़वातीन को ये प्लेटफॉर्म जिस तरह आप जैसे लोग दे रहे हैं, तो आपको लगता है इंटरेस्ट अब दिखाई दे रहा है ख़वातीन में भी आने का, इस तरफ रुझान बढ़ेगा मज़ीद? बिल्कुल जी, मैं स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ कि अगर आपको इफ़ यू रियली पैशनेट अबाउट समथिंग, जो हमारी ख़वातीन अब हमारे इतने अच्छे अच्छे स्कूल्स भी हैं, बल्कि आई एम ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड टू टीचिंग। अपनी पहली क्लास अभी रिसेंटली दी है, एंड बिकॉज आई वांट टू पास ऑन ऑल दिस क्रिएटिविटी। कह रही हैं कि लोग ख़वातीन आए हैं। सारे एक जैसे नहीं होते, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं आई वांट टू, मैं सिखाना चाहती हूँ, आई वांट टू टीच, जो टैलेंट मेरे पास है मैं उसे आगे फॉरवर्ड करना चाहती हूँ। आई थिंक देयर इज नो बेटर फीलिंग इन सीइंग इट ट्रांसलेट आगे, जो बिल्कुल जितना ज़्यादा जा सकते हैं आगे आपका वो लर्निंग एक्सपीरियंस। एंड देन आई थिंक बिल्कुल ये कि इफ़ यू रियली पैशनेट अबाउट समथिंग, तो बस टेक अ लीप एंड यू शुड गो इनटू इट, एंड जब पैशन होता है तो फिर यू मेक इट वर्क। सीखने वाली सारी लड़कियां हैं या लड़के भी हैं? क्योंकि मैंने कई घरों में देखा है कि इवन उनके लड़के, उनको बड़ा शौक है जी बहुत ज़्यादा शेफ बनने का, बेकिंग मेरे अपने रिश्तेदारों में एक लड़का है, हालांकि वो डॉक्टर है, लेकिन उसने कोर्सेज किए हैं बाकायदा केक बनाने के, और वो बड़े बड़े मजे के बना लेता है। तो आपसे सीखने वाले दोनों तरह के लोग आते हैं। अभी तो हमने जो आई हैं वो लेडीज़ ही आई हैं, बट आई एम ओपन टू ऑब्वियसली टीचिंग टू मेल बोथ। तो अभी हमारी पहली क्लास हुई है अल्हम्दुलिल्लाह, वी लुकिंग फॉरवर्ड के आगे जो बढ़ेगा, बट दोनों का ही है। जो क्लास है उनको तो अब सिंपल सिखाती होंगी ना, कि उनको भी कॉम्प्लिकेटेड, खुद तो आपके बहुत मुश्किल है। जी, वो टाइम के साथ ही होगा। हम डिफरेंट क्लासेस के भी लेवल्स अब आगे जाके इंट्रोड्यूस करेंगे, बिगिनर्स होगा, एक्सपर्ट होगा, सो यू नो आगे जाके हम एक्सपैंड कर देंगे। और मतलब मतलब अगर आपको काम आता है तो इंस्टीट्यूट के तौर पर लोगों को सिखाना या इसको आगे से फॉरवर्ड करना इस टैलेंट को ज़रूरी भी है, लेकिन समटाइम ये होता है कि अब अगर 5 साल हो गए हैं, कुछ स्टार्टअप्स भी हैं, सो जो स्टार्टअप्स हैं जो आपको देखते हैं, आपसे इंस्पायर होते हैं, वो यकीनन कहते होंगे हमें सिखाएं भी। सोशल मीडिया कितना ज़्यादा ज़रूरी है आपके ब्रांड के लिए या किसी के भी ब्रांड के लिए? बिकॉज इट्स ऑल अबाउट इंस्टाग्राम नाउअडेज, कि आप एक चीज़ डालते हो, वो आप खुद बना रहे हो, बनाते हुए कोई वीडियो डाल रहे हो या कोई पिक्चर डाल देते हो, वही लोग देखते हैं, फिर उससे से ऑर्डर्स आते हैं। तो सोशल मीडिया को अच्छे से चलाना कितना ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी ब्रांड के लिए, चाहे आप बीइंग अ बेकिंग एक्सपर्ट? सोशल मीडिया आजकल के ज़माने में तो इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, एंड लाइक आई सेड कि हम अपने एवेन्यूज़ भी सेल्स की बढ़ाएंगे। अभी तो सिर्फ हमारा इंस्टाग्राम पे ही है फुटप्रिंट, वी हैव अ वेबसाइट आल्सो, बट सोशल मीडिया ही है, नॉट पेपर मीडिया। उस तरह से हमने कोई अभी नहीं किया, बट
it mashallah has gotten us to where we are because people are so active on their mobile. आपको पता है हर किसी के पास अब एक मोबाइल फोन है टच स्क्रीन वाला जिसके ऊपर इंस्टाग्राम भी है, फेसबुक भी है, वेबसाइट भी है, सब कुछ है. So that I think आजकल तो it's the most one of the most. So we have everything on a single click से. क्लिक करें, ऑर्डर करें और अपनी पसंद का केक जो है वो घर पे मंगवा लें. Thank you so much मैम for being here. Good to see you. और इंटरैक्टिव डिस्कशन रही आपसे. आपको दुआएं कि अल्लाह करे आपका काम जो है वो कामयाब हो. बल्कि मैं आपकी लाइव भी हूँ. अच्छा, हम जरूर ट्राई कीजिएगा. आप पोस्ट इंस्टाग्राम, मेरे जो फॉलोअर्स हैं वो इंस्टाग्राम पे देख सकते हैं और फॉलो एज वेल. हमको भी फॉलो कर सकते हैं सीखने के लिए भी और ऑर्डर करने के लिए भी. हमने एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, आते हैं वापस. कीप वॉचिंग. गुड मॉर्निंग पब्लिक. जी वेलकम टू द शो आफ्टर द ब्रेक. आज दुनिया भर में आलमी दिन मनाया जा रहा है मेंटल हेल्थ का, दिमागी सेहत का. इस हवाले से देखा जाए तो लोगों को बहुत चीज़ों के मामले में परेशानी रहती है. जैसे एंजाइटी बहुत बढ़ गई है, डिप्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है. इस हवाले से आज के दिन की अहमियत क्या है हम बात करेंगे. शबाना नाज साइकेट्रिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, माहिर नफ्सियात हैं. उनसे चल के. शबाना अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. आज के दिन की अहमियत के हवाले से बताइए. इतना डिप्रेशन बढ़ा हुआ है, हालात इस तरह के हैं और पाकिस्तान में भी देखा जाए तो एंजाइटी और डिप्रेशन बहुत ज़्यादा हैं. तो क्या पैगाम लीजिएगा आज के दिन के हवाले से? जी बिल्कुल. मेंटल हेल्थ जो है वो हमारी फिजिकल हेल्थ के लिए, जिस तरह हमारी फिजिकल हेल्थ इंपॉर्टेंट है, इसी तरह हमारी मेंटल हेल्थ. बात सिर्फ ये है कि हम अपनी फिजिकल हेल्थ की तरफ तो बहुत ज्यादा तवज्जो देते हैं, लेकिन मेंटल हेल्थ की तरफ जो बात करते हुए हम इसको समझते हैं कि एक शर्म की बात है या कोई स्टिग्मा है. जबकि मेंटल हेल्थ भी जैसे फिजिकल हेल्थ इंपॉर्टेंट है, हमें नज़ला ना हो, जुकाम, बुखार या कोई चोट ना लगे, हम फौरन उसका इलाज करते हैं. इसी तरह से मेंटल हेल्थ है. मेंटल हेल्थ जो जाहिर करती है हमारी इमोशनल, साइकोलॉजिकल और हमारी सोशल वेलबींग को, यानी कि हम इमोशनली किस तरह से लोगों के साथ कोई ऐसा प्रॉब्लम हो जाए तो बिहेव करते हैं और हम किस तरह से सिचुएशंस को हैंडल करते हैं. एक हेल्थी मेंटल स्टेट वाला इंसान जो है वो हर सिचुएशन को हेल्थी तरीके से डील करता है, परेशान नहीं होता, उसकी डेली एक्टिविटीज पे वो चीज़ें इफेक्ट नहीं करती और वो नॉर्मली स्ट्रेस लेता है लेकिन अपना जो गोल है, अपना जो एम है उसको कंप्लीट करता है, अपने टास्क को, और उसके अलावा अपनी ज़िंदगी की बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी संभाल रहा होता है. ये एक हेल्थी मेंटल स्टेट की बात है. लेकिन अगर खुदा ना खास्ता किसी की मेंटल हेल्थ में कोई प्रॉब्लम होता है, उसमें कुछ साइन सिम्टम्स होती हैं, कुछ ऐसे कॉजेज होते हैं जिसकी वजह से, जिस तरह आपकी फिजिकल हेल्थ, आपको बुखार हो सकता है, नज़ला हो सकता है, जुकाम हो सकता है, इसी तरह से आपकी मेंटल हेल्थ के ऊपर भी इफेक्ट हो सकता है. तो हम जो दूसरी चीज़ों का इलाज करते हैं, बिल्कुल इसी तरह से हमें अपनी मेंटल हेल्थ के लिए भी प्रोफेशनल केयर या अपनी सेल्फ असेसमेंट की ज़रूरत होती है. अच्छा मिस्टर बाना, ये कहिएगा कि जैसे वर्ड्स हैं एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, ये बहुत आम इस्तेमाल होने वाले लफ्ज़ हैं, जबकि इस पर पूरी साइंस है. बीइंग अ माहिर नफ्सियात, आप बताइएगा कि आप देखती हैं कि आजकल एक छोटा सा बच्चा भी अगर थोड़ा सा परेशान होता है तो इर्द गिर्द के लोग उसको देख के कहते हैं, वो खुद कह रहा होता है मैं तो डिप्रेशन में चला गया हूँ. ये वर्ड्स बाकायदा बीमारी हैं, इनको या इस तरह से इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. ठीक है, मेंटल हेल्थ के बारे में बहुत ज़्यादा काम किया जा रहा है अब पाकिस्तान में, चूँकि पहले नहीं किया जा रहा था. लेकिन आप क्या समझती हैं इस हवाले से कि एक बीमारी है, इसका इलाज मुआवजा करना और किसी के एक्सट्रीम सिचुएशन पे जाना वो डिप्रेशन कहलाता है? इनिशियल परेशानी को हम डिप्रेशन या स्ट्रेस नहीं कह सकते? बिल्कुल. देखिए, इसके भी स्टेजेस होते हैं, लेवल्स होते हैं. हम क्योंकि मेरा ताल्लुक है, मैं न्यूरोमस्कुलर स्पेशलिस्ट हूँ, हमारा बहुत ज़्यादा करीबी ताल्लुक रहता है पेशेंट से, लोगों से इंटरेक्शन रहता है. अर्ली डिप्रेशन क्योंकि इसमें कई लेवल्स होते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3. लेवल 1 में जो है इनिशियल स्टेज में होते हैं कि आप खुद से अपनी असेसमेंट करते हैं, अपना ट्रीटमेंट ले सकते हैं. लेवल 2 में आपकी फैमिली, आपके रिलेटिव, आपके दोस्त अहबाब, इनकी हेल्प की ज़रूरत होती है या उनकी हेल्प से आपकी जो है वो ट्रीटमेंट हो सकती है. और लेवल 3 में वो लोग आते हैं जिसमें आपको इन सब फैमिली मेंबर, दोस्त, रिलेटिव के अलावा जो है वो आपको एक प्रोफेशनल हेल्प जिसमें साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट और फिजिशियन की ज़रूरत होती है. तो अब ये डिपेंड करता है कि आप किस स्टेज में है. अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि जब आपको मेंटल इलनेस या आपकी मेंटल हेल्थ इफेक्ट करती है तो कुछ ऐसे अलामात होती हैं जो जाहिर होना शुरू होती हैं. तो आपकी फैमिली को या आपको खुद से भी, अगर आप समझदार हैं तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि आप मुस्तकिल,
हेल्थ के ऊपर इफेक्ट आ रहा है। सपोज अगर आपको ऐसा है कि आपको ईटिंग डिसऑर्डर्स शुरू हो गए, आपको खाने में, या तो अगर देखें स्ट्रेस का मतलब ये नहीं है कि कोई बाहर की परेशानी, स्ट्रेस आपको किसी वजह से भी हो सकता है। अगर आपके कोई बॉडी इमेज की वजह से आपको बुलिंग कर रहा है या आपको कोई अब्यूज किया गया, इसके अलावा फैमिली हिस्ट्री भी होती है, ब्रेन की केमिस्ट्री भी होती है, बहुत सारे ऐसे कॉजेज होते हैं जो आपकी मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट करते हैं। सपोज अगर आपको बॉडी इमेज की वजह से बुलिंग की जाती है या किसी और वजह से, तो आपको जो है वो ईटिंग डिसऑर्डर शुरू हो जाएंगे। आप ज्यादा खाएंगे, उसके बाद डिप्रेशन में कि भाई मैं मोटा हो जाऊंगा, आप उसको एकदम उल्टी करना, भागना शुरू कर देंगे। एनोरेक्सिया हो जाता है, जिसकी वजह से क्या है आप बिल्कुल थिन हो जाते हैं, खाना छोड़ देते हैं, अंडरवेट हो जाते हैं। इसके अलावा ये कि आपके स्लीपिंग डिसऑर्डर होना शुरू हो जाते हैं, एंजाइटी, शिज़ोफ्रेनिया, डिप्रेसिव डिसऑर्डर होता है। उसके अलावा आइसोलेशन हो जाती है, फीलिंग ऑफ गिल्ट है, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, लैक ऑफ एक्टिविटीज। और इसके अलावा ये कि आपने लड़ना, एक आदमी बिल्कुल काम है, उसके बाद जो है वो एकदम से लड़ना झगड़ना, फाइटिंग और इस तरह की मुगलजात बकना, तो ये सारी चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं जो कि उसकी लाइफ एक्टिविटीज पे हेल्प करती है। और लैक ऑफ कंसंट्रेशन, लैक ऑफ एनर्जी खत्म हो जाती है किसी काम को करने के, क्योंकि भूख नहीं लगती, खाना प्रॉपर नहीं खाता, एनर्जी खत्म हो जाती है, मस्कुलर वीकनेस हो जाती है, हर चीज अपने आप को जिम्मेदार बनाते हैं कि गिल्ट फील करना कि भाई मुझे ऐसा है। तो ये कुछ अलामात होती हैं, जब ये अलामात जाहिर होने लगे तो इंसान खुद से या आपके फैमिली मेंबर देखें और आपसे प्रोफेशनल हेल्प आप उसको दिलाएं उस पेशेंट को। जी हरमीत। अच्छा शबाना, जिस तरह आपने बात की, जिक्र किया, हमारे माशरे में ये चीज़ें जो हैं हम बहुत ज़्यादा देखते हैं, बल्कि बढ़ रही हैं कम होने के बजाय। और कहीं ना कहीं कोई ना कोई शख्स किसी न किसी तरीके से इस मसले में वो मुब्तला है। लेकिन जब हम बात करते हैं, किसी दोस्त से बात करते हैं या आसपास ख़ानदान वालों से बात करते हैं कि भैया हमें ये प्रॉब्लम है, पहले तो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा हिचकिचाहट भी महसूस की जाती है। फिर जब बात दिमाग की आती है तो कई सवाल हमारे माशरे में उठना शुरू हो जाते हैं और कहीं ना कहीं हमें घबराहट भी होती है उन सवालों का जवाब देने के लिए, उनका सामना करें। आपको नहीं लगता उनको क्या पैगाम देंगे उन लोगों को जो इस किस्म की चीज़ में भी मुब्तला है कि वो ट्रीटमेंट के बजाय इसी हवाले से खामोश रहते हैं कि माशरा या सोसाइटी उनको क्या कहेगी कि वो दिमाग का इलाज करा रहा है? ये चीज़ें थोड़ी सी इसके हवाले से थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये जो डे मनाया जाता है, जैसे 10 अक्टूबर 1992 से ये स्टार्ट हुआ था, इसका मकसद ही इस डे को मनाने का यही है कि हम उन लोगों को ये अवेयरनेस दे सकें जो कि स्टिग्मा समझते हैं आपकी मेंटल हेल्थ के ऊपर काम करने को, मेंटल हेल्थ पे बात करने को। तो ये वही चीजें हैं जो हम लोगों को अवेयरनेस देके को बचाना चाहते हैं उन प्रॉब्लम से जो आगे जाके क्रिएट होते हैं। जैसा कि मेंटल हेल्थ जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड होती है आपकी फिजिकल हेल्थ से। अगर आपको मेंटल हेल्थ है, स्ट्रेस है, तो आपकी बॉडी के जो हैप्पी हार्मोन्स हैं वो निकलने में, वो हैप्पी हार्मोन्स डिस्टर्ब होंगे जो कि आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ाते हैं, जो आपका पेन एंडोर्फिन लेवल कम करते हैं। उसके अलावा स्ट्रेस अल्सर्स, आप देखें जिन लोगों को स्ट्रेस होता है अल्सर हो जाता है, अल्सर होता है। इसके अलावा आपकी आइसोलेशन होती है, आइसोलेशन, सोशलाइजेशन खत्म हो जाती है, आप लोगों से दूर होते हैं। जब आप आइसोलेट हो जाएंगे, कोई काम नहीं करेंगे, ऑटोमेटिकली जो है आपका वेट, ओबेसिटी हो जाएगी। आपकी ओबेसिटी की वजह से आपको डायबिटीज टाइप 2 हो सकती है। उसकी डायबिटीज टाइप 2 होगी तो फिर अनहैप्पी टायराइड, जैसे कि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाएगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, ब्लड प्रेशर आपका हाई होगा, आपको हार्ट अटैक हो सकता है, आपको स्ट्रोक आ सकते हैं, आपको मल्टीपल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। यानी अगर आप एक छोटी सी चीज को देख लें कि अगर आपने इलनेस की बात की और मेंटल इलनेस को ट्रीट नहीं किया तो आपकी फिजिकल हेल्थ और आपकी जान, ये सारी चीजें जो है वो खतरे में पड़ जाती हैं। मेरा आपसे यही सवाल था जो हरमीत ने किया, इसको थोड़ा सा एलैबोरेट इस तरीके से कीजिएगा कि अगर आप मेंटल हेल्थ की बात करें तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल्स हैं। मतलब अगर आप मेंटली डिस्टर्ब होंगे तो फिजिकली आप डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएंगे। बिकॉज अगर आप बीमार होते हैं, नज़ला जुकाम खांसी या बुखार हो, तो आप मेंटली भी डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं। अगर आपको कोई इस तरह का डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस किसी भी लेवल पे हो तो क्या आपके जिस्म पर उसके असरात नजर आना शुरू हो जाते हैं? मतलब अगर आप बीमारियों की बात करें तो जोड़ों में, मोरों में दर्द, कंधों में दर्द, इसके अलावा रीढ़ की हड्डी में दर्द, इस तरह के मसाइल पैदा होना शुरू हो जाते हैं अगर आप मेंटली डिस्टर्ब हो, किसी भी स्टेज पर हो। जी बिल्कुल, ये तो आपको जैसे कहा कि फिजिकल मेंटल हेल्थ एक दूसरे से रिलेटेड है और हेल्थ इट इज अ स्टेट ऑफ मेंटल, फिजिकल, स्पिरिचुअल एंड सोशल वेलबींग, नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज। यानी सोशल, फिजिकल, मेंटल ये सब आपस में। और अगर आपको कोई भी स्ट्रेस हो, एक हाइपोथेसिस आई है जिसमें ये कहा जाता है कि पेन कॉजेज डिप्रेशन एंड डिप्रेशन एग्रीवेट्स पेन, यानी कि दर्द से जो है वो आप, ये एक ट्रायंगल है। अब इसमें ये हाइपोथेसिस है कि या तो डिप्रेशन से पेन होता है और पेन जो है वो डिप्रेशन की वजह से बढ़ता है। बिल्कुल इसी तरह से आपके हैप्पी हार्मोन, जैसे मैंने बताया,
फर्क पड़ता है, जिसमें हमारा नेचुरल पेन की उसका मकसद है हमारे दर्द के एहसास को कम करना। जब आपका एंडोर्फिन लेवल डिस्टर्ब होगा स्ट्रेस की वजह से, तो ऑटोमेटिकली जो है वो आपको पेन जो है दर्द का एहसास बढ़ जाएगा। उसमें जोड़ों का दर्द हो या आपके और भी किसी भी किस्म का बॉडी पेन है वो आपका बढ़ जाता है। बहुत मेहरबानी शबाना, थैंक यू वेरी मच। बहुत तफसील से बताया इन्होंने। सर कल मैंने एक पोस्ट देखी, आप भी जानते होंगे, हरमीत आपने भी देखा होगा। दीपिका पादुकोण ऑब्वियसली एक एक्ट्रेस है बॉलीवुड की, उनको बहुत लोग देखते हैं, फॉलो करते हैं, बाकायदा वो इस चीज़ को काफ़ी दफ़ा एड्रेस करती हैं सोशल मीडिया पे कि मेंटल हेल्थ इज़ रियल। वो डिप्रेशन का शिकार थी और उनको खुद भी इस बात का अंदाज़ा नहीं था। अपने इर्द गिर्द इन लोगों का ख़ास ख्याल रखें जो ज़रा सी भी किसी स्टेज पर अगर जा रहे हैं तो उसको एड्रेस करें, डॉक्टर के पास लेके जाएं, साइकाइट्रिस्ट के पास लेके जाएं। इनिशियली एड्रेस कर लेंगे तो आगे बढ़ने में, बीमारी के आगे बढ़ने में उसको आप रोक सकते हैं, उसको आप फौरी तौर पर कोई हल निकाल सकते हैं। तो सर इर्द गिर्द मेरे ख्याल से ख्याल रखना चाहिए आपको अपने लोगों का। हमने ब्रेक लेनी है, क्विक ब्रेक छोटी सी, वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम टू द शो आफ्टर द ब्रेक। बुशरा इकबाल जो हमारे साथ मौजूद हैं, इनकी कहानी एक हिम्मत की, हौसले की, वलवले की, इनिशिएटिव लेने की कहानी है, एक पोलियो वर्कर से लेके और फिर एक कंपनी के मालिक बनने तक। इनसे चल के ज़रा बात करते हैं किस तरीके से इन्होंने अपना करियर चेंज किया और एक पोलियो वर्कर से फिर इतने बड़े लेवल पे ये चली गई हैं। अस्सलाम वालेकुम बुशरा। वालेकुम अस्सलाम। बहुत मजेदार किस्म का स्टार्ट है आपका कि एक आम पोलियो वर्कर से और अब आप एक कंपनी की डायरेक्टर के तौर पे, मालिक के तौर पे काम कर रही हैं। तो ख्याल कैसे आया कि आप कामयाब हो सकती हैं एक पोलियो वर्कर से इस तरीके पे? ख्याल तो नहीं था मुझे कि मैं कामयाब हो सकती हूँ, लेकिन मैंने एक स्टार्ट लिया कि लेना चाहिए, अगर हो गया तो ठीक है वरना एक तजुर्बा सही, ये सोच के मैंने स्टार्ट लिया था। तो वो तजुर्बा बहुत अच्छा रहा मेरा। अच्छा, कंपनी के बारे में थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ कर दूं। ऑब्वियसली खवातीन के लिए ये सेगमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। हरमीत दोबारा से आपके लिए और अब्दुल साहब के लिए नहीं है, क्योंकि एक कंपनी तो बनाई लेकिन प्रोडक्ट्स है बेसिकली। अगर आप फेशियल की बात करें, स्किन पॉलिश की बात करें, अपनी ब्यूटी को इन्हांस करने की, सीरम्स की और बहुत सारी प्रोडक्ट्स की एक अच्छी रेंज जो है वो बुशरा इकबाल ने इस पूरी कंपनी में लॉन्च की है। तो उन्होंने शुरू कैसे किया बुशरा, आपसे मैं भी और जो हमें देख रहे हैं वो भी ये जानना चाहते हैं कि आजकल मार्केट में बहुत सारी कंपटीटर्स मौजूद हैं, बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं, कोई हर्बल है, कोई आप देखते साइंटिफिक है। तो जब आपने इस कंपनी को लॉन्च करने का सोचा तो क्या क्या सोचा कि मैंने जो आम पब्लिक है उसे क्या देना है जो उनके पास पहले नहीं है? मैंने जब स्टार्ट लिया था ना, ऑब्वियसली मुझे यही था कि मैं कुछ यूनिकनेस के साथ आऊँ मार्केट में। 3 साल पहले इतना ऑर्गेनिक नहीं था, अब तो बहुत ऑर्गेनिक हो चुका है ना। तो उस टाइम पर जब मैंने बहुत सर्चिंग की तो मुझे मिला हेयर फॉल सीरम, जो कि उस टाइम पे मार्केट में कोई सेल नहीं कर रहा था। तो फिर मैंने स्टार्ट लिया हेयर फॉल सीरम से। उस टाइम पर टिकटॉक बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग पे था और टिकटॉकर्स अभी न्यू मार्केट में आ रहे थे, तो टिकटॉकर्स को ब्रांड चाहिए था और मुझे जो है वो एडवर्टाइजमेंट के लिए एक अच्छे चेहरे चाहिए थे। फिर मैंने जो टिकटॉकर्स को, जो अच्छे वेल नोन टिकटॉकर्स थे, उनको प्रोडक्ट्स भेजे अपने कि आप इसको हेयर फॉल सीरम मैंने भेजा कि इसको यूज़ करके अपना फीडबैक दें। फिर उन्होंने अपने जो फीडबैक दिए तो वो जो फीडबैक थे वो मेरे बहुत काम आए। तो जो फर्स्ट के 6 मंथ से मुझे जो सेल और जो चीज़ें जो थी वो सारी मैंने वहीं से जनरेट की। अच्छा, आपने हेयर फॉल सीरम से शुरू किया। अब जो कंपनी में है वो कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं, किस किस तरह की प्रोडक्ट्स हैं जो आप सेल कर रहे हैं? अभी तो हमारे पास 50+ प्रोडक्ट्स हैं जो हम सेल कर रहे हैं। ऑल रेंज है, हेयर केयर, स्किन केयर, नेल केयर, हैंड केयर, ईच एंड एवरीथिंग हम लोग डे बाय डे मतलब लॉन्च करते जा रहे हैं। अच्छा, 3 सालों में आपने ये सारी जर्नी की? जी बिल्कुल, 3 सालों में की थी और 15,000 की मेरी इन्वेस्टमेंट थी जब मैंने फर्स्ट इन्वेस्ट किया था। अच्छा, माशाल्लाह से 15,000 से थोड़ी बड़ी इंस्पायरिंग है। आपने शुरू में कहा था कि इंस्पायरिंग है, लेकिन बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग है। अभी हमारे पास 2 करोड़ की तो इन्वेस्टमेंट है इस टाइम मेरे ऑफिस में रखी है। माशाल्लाह। हरमीत सुन ले, एंटरप्रेन्योरशिप इसे कहते हैं, मतलब एक छोटे से आइडिया से एक एम्पायर खड़ा कर देना, एक कंपनी खड़ी कर देनी। सो ये क्रेडिट तो जाता है बुशरा को। बुशरा, टेल मी समथिंग अबाउट मोर कि जो कंपनी है अब बड़ा मैटर करता है कि इसकी प्रोडक्शन कहाँ होती है। बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो कि इंपोर्ट करते हैं, बहुत सारे ब्रांड हैं जो मैन्युफैक्चरिंग खुद करते हैं यहाँ पे। तो आप इसे किस तरह से चला रही हैं? मैन्युफैक्चरिंग इसकी पाकिस्तान में होती है, लेकिन जो इसकी पैकेजिंग, आउटर पैकेजिंग है वो सारी चाइना से इंपोर्ट होती है। और हम कोई दुबई, यूके इधर उधर से चीज़ें नहीं मंगवाते, जो होता है वो हमारे अपने पाकिस्तान से ही होता है। अच्छा, तो इसके इंग्रेडिएंट्स के लिए यू हायर्ड अ टीम, क्योंकि आप साइंटिफिक टीम होती है, कुछ फॉर्मूलाज को काम हमारे तमाम प्रोडक्ट्स PCS सर्टिफाइड हैं और उसके अलावा केमिस्ट एक हमने हायर की हुई हैं, क्योंकि अब मैं खुद भी
तमाम फॉर्मुलेशंस तो नहीं कर सकती, एक सीरम से स्टार्ट लिया था और जो सीरम्स की फॉर्मुलेशन है वो मैक्सिमम मैं ही करती हूँ। इसका मतलब ये जब PCSAR से आपकी सर्टिफाइड है तो कोई मुज़र ऐसी चीज़ शामिल नहीं है जो स्किन को डैमेज करे या मतलब वो करे, क्योंकि बहुत सी क्रीमें ये वे मिलती हैं जो बुनियादी तौर पे हम लोग इसीलिए क्रीम रेंज है ही नहीं हमारे पास, क्योंकि क्रीम्स ऑर्गेनिक में आप लोग क्रीम नहीं बेच सकते। ऑर्गेनिक क्रीम आपको रिजल्ट ही नहीं देती, अगर आप उसको इफेक्टिव बनाते हैं तो फिर उसमें ऑफ कोर्स आपके केमिकल्स जाते हैं। तो क्योंकि हमारा IQ ऑर्गेनिक, IQ मीन्स इकबाल है, मैंने अपने बाबा के नेम से मैंने इसको इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है, तो फिर मैं इसलिए ना वो इस तरह के कोई काम करती नहीं हूँ। अच्छा, टॉप सेलिंग प्रोडक्ट कौन सा है? सीरम से आपने शुरू किया, लेकिन ऑब्वियसली सोशल मीडिया पे कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत फेमस हो जाती हैं। टॉप सेलिंग प्रोडक्ट हमारा हेयर फॉल सीरम था जो हमने स्टार्ट लिया था, और उसके बाद विटामिन सीरम, और अब भी जो है हाइड्रा फेशियल किट, मैनुअल हाइड्रा फेशियल किट। इसको लॉन्च करने से पहले जो है वो मैंने पूरे इसके 10 सेशंस खुद लिए थे जो मशीन से किए जाते हैं, 70,000 रुपए के। हमारे साथ हैं इस्लामाबाद से। मीत के सवाल से पहले बता दें कि प्रोडक्ट्स जो है वो मर्दों के लिए भी है कि खवातीन के लिए है? हेयर फॉल सीरम है जो कि मेल भी यूज कर सकते हैं। अच्छा। और फेशियल भी मेल लेते हैं। हाँ, ले फिर हरमीत फेशियल किट ले लें आप। हरमीत का कमेंट ले लें जरा। हाँ जी हरमीत साहब। अच्छा बुशरा, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग कहते भी नज़र आते हैं, लिखते भी हैं, एडवर्टाइजमेंट भी करते हैं कि भैया हमारे पास जो चीज़ें ये ऑर्गेनिक है, लेकिन कहीं ना कहीं मामला ऐसे होते हैं कि कुछ चीज़ें जो है उसमें मिलावट होती है। आप किस ब्रांड के बाद रिस्पॉन्स कैसा है, कस्टमर का रिस्पॉन्स कैसा है, किस तरह वो इस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं, और आपको जब ये रिस्पॉन्स मिलता है तो कितनी खुशी होती है, क्योंकि एक पॉजिटिव चीज़ जब आती है आपके सामने? ऑफ कोर्स फीडबैक के बेस पर ही हम लोग डे बाय डे, मतलब वो कस्टमर का फीडबैक होता है जो मोटिवेट कर रहा होता है कि हम लोग रुक नहीं रहे। 3 सालों से मुझे नहीं याद कि मैं किसी रात को सुकून से सोई हूँ कि कोई काम नहीं है। जब सो रहे होते हैं तो माइंड में चल रहा होता है ये करना है ये करना है। तो हमारे पास जो हेयर फॉल सीरम का जो फीडबैक है ना, वो आप कह लें कि 1000+ फीडबैक है इस टाइम वेबसाइट पे, पेजेस पे, और 0 से स्टार्ट लिया था इंस्टाग्राम, और आज जो है वो माशाल्लाह 243K फॉलोअर्स हैं मेरे इंस्टाग्राम पेज के। और ये फीडबैक की वजह से ही हम लोग काम कर रहे हैं कि हम लोग निकालते जा रहे हैं। और अभी हम जब कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं ना, तो उस पर अगर मैं 3 से 4 माह कोई एडवर्टाइजमेंट ना करवाऊँ तो मुझे इतनी अच्छी वो सेल दे देता है कि मुझे वो एडवर्टाइजमेंट करवाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन मुझे ये बताएं बुशरा, इनसाइड सिनेरियो में सिर्फ बहुत सारी कंपनीज हैं, इनका यहाँ पर नाम नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन आपको बड़े बड़े ब्रांड्स पता है, आप उनकी बात करें, बट स्टिल दे आर इन्वेस्टिंग मच ऑन देयर एडवर्टीजमेंट ना। मतलब आप एड्स देखते हो, आप सोशल मीडिया एड्स देखते हो, TV एड्स देखते हो, कितना ज़्यादा ज़रूरी है? ब्रांड तो आपने लॉन्च कर लिया, प्रोडक्ट्स भी लॉन्च होगी, उसकी मार्केटिंग, एडवर्टीजमेंट, इसके लिए क्या स्ट्रैटेजी, और आपने शुरू में क्या स्ट्रैटेजी अपनाई थी? मेरा जो स्टार्टिंग से ही वो इन्फ्लुएंसर्स के साथ था। इन्फ्लुएंसर्स, टिकटॉकर्स, यानी जो चेहरे पहचाने जाते हैं। मैं फेसबुक पे नहीं हूँ अभी भी हम लोग फेसबुक पे नहीं है। और अभी जो हमारी प्रीवियस में हमने टैक्स अभी जो रिटर्न जमा करवाया है, उसमें जब हमने कॉस्ट निकाल लिया ना, तो हमारी 2 करोड़ प्लस की जो है वो कॉस्ट आई थी, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट। क्योंकि हम लोगों ने बहुत एडवर्टाइजमेंट करवाई थी इसी चीज़ की। और IQ ऑर्गेनिक पाकिस्तान का वो नंबर 1 ब्रांड है जिसको जो एक्ट्रेस ने खुद पर्सनली यूज़ करके इसके फीडबैक दिए हैं। वरना पहले क्या होता था कि एक्ट्रेस जस्ट एक शाउट आउट देते थे कि ये प्रोडक्ट अच्छा है, ये नहीं अच्छा। लेकिन उन्होंने IQ के प्रोडक्ट्स को यूज़ करके दिखाया है, और यूज़ करते हुए ही इसकी प्रमोशन की है कि ये बहुत अच्छा है। तो हमारा बहुत अच्छा ये। अच्छा, कहाँ पर इसकी अवेलेबिलिटी बहुत मैटर करती है? अगर लोग हमें देख रहे हैं तो ऑनलाइन सोशल मीडिया पे तो सबको पता है कि कहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हैं। मार्केट में इसकी प्रेजेंस कहाँ पे है? मुख्तलिफ स्टोर्स पे, सैलून्स पे, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से मैनेज करती हैं? इसका अभी सिर्फ हम इसको ऑनलाइन सेल कर रहे हैं। पैकेजेस मॉल में हमारी ओपनिंग हो रही है बहुत जल्द, काम उसका बैकएंड पे चल रहा है। और सैलून्स में मैं अभी नहीं हूँ। मैं जब पैकेजेस मॉल गई तो उन्होंने भी मेरे से क्वेश्चन किया कि अभी तक आप सैलून में क्यों नहीं है, आप प्रोडक्ट्स क्यों नहीं बेचते। तो मैंने कहा कि मुझे लगता है कि मुझे अपने ब्रांड को ऐसा बनाना है कि मैं सैलून्स को पिच ना करूं, सैलून्स खुद चाहें कि हमें IQ के प्रोडक्ट चाहिए। तो मैं अभी तक सैलून्स में, इसलिए मैंने कोई टीम हायर नहीं की कि मैं सैलून्स में भेजूं। उम्मीद है इंशाल्लाह एक दिन आ जाएगा, जैसे आज लॉरियल के साथ ही सैलून चलना चाहता है, तो इंशाल्लाह एक दिन आएगा कि IQ के साथ सैलून चलना चाहिए। इंस्पिरेशन अभी भी बहुत अभी भी हौसले उतनी बुलंद है जितने काम को शुरू करने के वक्त थे। फैमिली का क्या, मतलब ऑब्वियसली फैमिली का फीडबैक बहुत अच्छा होगा। अब्बा के नाम पे आपने ये ब्रांड रखा है। जब आपने शुरू किया तब बहुत कम अमाउंट थी, जैसे एज यू टोल्ड अस ना कि वो 15,000 था।
कुछ लोग होंगे इर्द गिर्द जो कहते होंगे कुछ भी नहीं होगा, बस तजर्बा होगा, ये होगा वो होगा, वो ज़रा स्टोरी जो है वो शेयर करें ताकि देखने वाले भी इंस्पायर हों। अच्छा, मेरे जो है ना बाबा की डेथ हो गई है, 15 साल पहले उनकी डेथ हुई थी। ठीक है। तो मैंने जो है वो जैसे कि पोलियो वर्कर एक टैग लगा हुआ है भी आजकल आपने देखा भी होगा सोशल मीडिया पे कि मैंने पोलियो वर्कर से स्टार्ट लिया था। मैं 10 साल की थी जब से मैं पोलियो का काम कर रही थी। फर्स्ट टाइम मैं स्कूल जाती थी और इवनिंग में मैं जो है वो कैंपेन करती थी पोलियो की जाके। तो मैंने पहले पोलियो पर काम किया, फिर उसके बाद डेंगू का काम आ गया। लेकिन जो चीज़ थी ना वो ये थी कि ना मुझे पोलियो करना था ना मुझे डेंगू करना था, मुझे फील्ड वर्क नहीं करना था। फील्ड वर्क में लोग रिस्पेक्ट नहीं उस तरह से देते थे जिस रिस्पेक्ट की मैं मुस्तहिक थी। तो लोगों का रवैया बहुत ज़्यादा जो था वो नेगेटिव था। तो मुझे था कि मैं इसको किसी तरीके से छोड़ के अल्टरनेटिव मुझे कुछ मिल जाए। जब मैंने जॉब छोड़ी थी 20,500 सैलरी थी और हम लोगों की रेगुलराइजेशन हो रही थी। उस दिन रेगुलराइजेशन के हमारे डॉक्यूमेंट सबमिट हो रहे थे जिस दिन मैं जाके रिज़ाइन अपना जमा करवाई थी। तो जो हमारे सीनियर थे उन्होंने मुझे समझाने की बहुत कोशिश की कि लोग पाकिस्तान में वो है कि गवर्नमेंट जॉब है तो सब कुछ है। हाँ, तो मुझे सीनियर ने कहा कि नहीं छोड़ो, तुम गलत फैसला ले रही हो। तो मैंने कहा कोई नहीं, फैसला ले ली है तो अल्लाह बेहतर करेगा अपने हक में। तो फिर मैं वो करवा, क्योंकि मुझे था कि मैंने अल्टरनेटिव ढूंढना 20,500 का। मुझे 20,500 चाहिए थे, वो किसी भी जॉब से आते हैं, लेकिन मुझे वो फील्ड वर्क वाली जॉब छोड़नी थी। तो दूसरा ये था कि हमने वो जो 15 सालों में जो हालात देखे थे, स्पेशली मेरी मम्मा ने जो हालात देखे थे, तो मुझे अपने लिए कुछ नहीं करना था। मुझे यह था कि मैं कुछ करूं कि जो 15 सालों में मेरी मम्मा ने जो जो सेक्रीफाइसेस किए मैं उनको रीफील कर सकूं। तो ये दो चीज़ें थी जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया कि कुछ करना। नहीं बुशरा, वी रियली हैप्पी टू हैव यू हियर। जी बिल्कुल, बहुत अल्लाह ताला आपको कामयाब करे और बहुत कामयाबियां रही। ये किट आपकी ज़्यादा दिखा दे रहे ऐसे। हाँ जी, ये हाइड्रा फेशियल जिसकी आप बात करी थी, बहुत फेमस प्रोडक्ट है, जरा करीब से हमारा कैमरा जो है वो करके दिखाएगा। तो मेरे ख्याल से ये प्रोडक्ट्स आपको अवेलेबल फ़िलहाल ऑनलाइन पे, लेकिन सून कमिंग सून बल्कि आपको पैकेजेस मॉल में डिफरेंट स्टोर्स पर भी अवेलेबल होगा। सो बुशरा, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, गुड टू सी यू, बेस्ट ऑफ लक के मज़ीद भी आप काम करें इस पर। और हमारा शो हुआ अब ख़त्म और इंशाल्लाह टॉपिक नए इश्यूज़ के साथ मुलाकात होगी कल। मंडे ब्लूज़ से निकल के दिन का अपना आगाज़ करें और हमें देखते रहिए, खुश रहे, सलामत रहे, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।